हाँ जी, कंपनीज एक्ट की रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 6 चार्जेस। बड़ा छोटू सा मोनू सा चैप्टर है ये, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्या इसके अंदर अमेंडमेंट है? आंसर इज यस, इसके अंदर अमेंडमेंट है, जो कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आई थी, एप्लीकेबल 18 से हुई थी, वो भी इसके अंदर अमेंडमेंट है और एग्जाम में कवर्ड है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। मैक्सिमम 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। रिवीजन आप बिल्कुल भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखने की जरूरत है, आपको पूरा कवर हो जाएगा। क्या इस चैप्टर के सेक्शन याद करना जरूरी है? आंसर जरूरी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि 5 से 6 तो सेक्शन और कुछ फॉर्म नंबर से, जो कि एग्जाम में आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। सेक्शन भी और फॉर्म नंबर भी सिर्फ इसी चैप्टर के, एक तो मैनेजमेंट वाले और एक चार्जेस वाले, तो इन दोनों के याद होना तो कंपलसरी ही कंपलसरी, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। तो हम आ गए सेक्शन नंबर 77, 78, 79, 82, 86। कितने सेक्शंस पढ़ेंगे? कितने सेक्शंस? 5 सेक्शंस पढ़ेंगे हम। अब 5 सेक्शन में इंपॉर्टेंट कौन सा है? चार्ज का मतलब क्या होता है, कौन चार्ज क्रिएट करेगा, क्या उसमें चेंजेस आएंगे तो क्या करेंगे, अगर चार्ज सेटिस्फाई हो गया तो क्या करेंगे, पनिशमेंट क्या है। देखिए जरा ध्यान से, पहले कहानी बताता हूँ आपको, खत्म हो जाएगा कहानी कहानी में। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ज होल्डर, घर पे इसे चुन्नू नाम से बुलाते हैं। कहानी में ही आपका पूरा चार्ज खत्म। चुन्नू ने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी को लोन दिया हुआ है, लोन इसने कंपनी को अमाउंट में दिया हुआ है और कंपनी ने कहा है कि भाई साहब हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, ये आज से मशीनरी तुम्हारी, जाओ। उन्होंने कहा अगर मैं कंपनी अगर भाग जाए तो मैं पैसा कहां से लूंगा? तो उन्होंने कहा ये लो प्लांट एंड मशीनरी और जाओ। लेकिन अगर तुम कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी ले गए तो कंपनी बिजनेस कहां से करेगी? उन्होंने कहा कंपनी प्लांट एंड मशीनरी तुम अपने पास रखो, लेकिन यहाँ से क्या लेके जाओ? उन्होंने कहा यहाँ से तुम इस प्लांट एंड मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अपना अधिकार स्थापित करके जाओ कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये रखी तो तुम्हारे पास है, लेकिन ये पराया धन है, ये पराया धन है, रखी तुम्हारे पास है। कल को कोई बात हो गई, तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, तो प्लांट एक तरीके से गिरवी रखवा लेंगे, लेकिन असेट नहीं, डॉक्यूमेंट तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करा लेंगे कि ये असेट अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो एक असेट जो है चुन्नू को बिलोंग करेगी। अब ये बात तो कंपनी और इसके बीच में हो रही है, बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? बाहर वाले मतलब पिताजी को कैसे पता चलेगा? पिताजी का मतलब आरओसी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो भी डीलिंग हो रही है वो किसको बताने की जरूरत है? आरओसी को बताने की। इस कहानी में आपका पूरा चित्र खत्म होगा, जरा ध्यान से देखना कैसे। पुराना लॉ हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट से पहले क्या था, लेकिन एक बार मैं एंड में जरूर डिस्कस कर लूंगा क्या था। देखिए, पहली चीज तो जैसे ही तुम्हारे बीच ये बातचीत हो गई थी, जब लोन दिया था तब से नहीं, जब तुमने कहा था कि असेट आज से तुम्हारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस दिन से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी कि कंपनी तुम जाओ और आरओसी के पास जाओ। कितने दिन में? विद इन 30 डेज तुम आरओसी के पास जाओ और जाके इस चार्ज को जमा कर। आई बात समझ में? कौन जाएगा? कंपनी जाएगी। किसके पास जाएगी? आरओसी के पास जाएगी कि ये असेट आज से किसके नाम से गिरवी है? चुन्नू के नाम पे गिरवी है। और अब अगर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो चुन्नू इस असेट को ले जाएगा। कंपनी से ये बोला गया कि भाई साहब जब तुम ये 30 दिन का टाइम ले रहे हो तो क्या इसको कोई फीस भी लगती है? आंसर इज यस, नॉर्मल फीस लगती है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप एग्जाम में लेके जाते हो, किसी भी आरओसी के पास लेके जाते हो, तो क्या प्रेस्क्राइब्ड फीस हमेशा लिखा होता है? आंसर इज यस। मान लीजिए मैंने इस 30 दिन में नहीं कराया, तो इस टाइम लिमिट को हम एक नंबर लाइन पे समझेंगे। देखिए, ये है नंबर लाइन। जिस दिन ये इस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है, जिस दिन चार्ज क्रिएशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, इस दिन से पहले, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी तुम्हें कितना समय दिया गया? विद इन 30 डेज। ये कंपनी को समय गया कि आप आरओसी के पास जाओ और चार्ज को रजिस्टर करा लो। अगर कंपनी नहीं करा पाती है, मान लीजिए, तो क्या तुम उसे पापी मान लोगे? आंसर इज नो। हम उसे एक और टाइम देंगे जिसका क्या नाम होगा? जिसका नाम होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। या फिर जो लिखा गया है वो लिखा गया है विद इन 60 डेज, मतलब वही है। लेकिन 60 डेज कहां से शुरू हो रहे हैं? फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब जिस दिन चार्ज क्रिएट किया गया उसके 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब कहां से? मतलब यहां से। तो इसका मतलब विद इन नेक्स्ट 30 डेज भी बोल सकते हैं, विद इन 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। कंपनी को इतना समय दिया गया कि तुम अब चार्ज रजिस्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा मान लीजिए कंपनी नालायक है, बिल्कुल ढीठ है, कर ही नहीं रही, तो क्या तुम मौके देते जाओगे? उन्होंने कहा हाँ। कितने मौके दोगे? हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बना लो, उतने ही मौके एक बार फिर से दे देंगे, लेकिन 2 बार में नहीं, इस बार एक बार में देंगे और हिसाब किताब खत्म करेंगे। इसका मतलब उन्होंने कहा यहां से विद इन नेक्स्ट 60 डेज, या फिर आप 120 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इन टोटलिटी एक कंपनी के पास कितने दिन का समय है? 30 + 30 + 60,
कितना हो गया ये? 120 दिन का समय है फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज। लेकिन अगर मान लीजिए तुम ऐसे मौके देते रहोगे तो कोई बेवकूफी होगी जो इस 30 दिन के अंदर जमा कराएगी। क्यों कराएगी वो 30 दिन के अंदर? वो तो तुम अगले 30 दिन भी दे दोगे, फिर अगले 60 दिन भी दे दोगे। क्यों कराएं भाई साहब? तो उन्होंने कहा भाई साहब देखो सीधा सा हिसाब ये है कि यहाँ तक तो हम तुमसे प्यार से ले रहे हैं प्रेस्क्राइब्ड फीस, लेकिन अगर तुमने ज्यादा 3-5 की तो तुमसे लेंगे हम एडिशनल फीस, और एडिशनल फीस हमेशा ज्यादा होगी प्रेस्क्राइब्ड फीस से। जो काम प्रेस्क्राइब्ड फीस में हो रहा था उसके लिए तुम्हें एडिशनल फीस भरनी पड़ जाएगी, और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो तुम्हारा इलाज कर देंगे हम, और ऐसी इंग्लिश लाएंगे तो फेल हो जाओगे। एड वेलोरम फीस। एड वेलोरम फीस क्या होती है हमें क्या पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि एसेट की वैल्यू पे निकलती है। इसका मतलब अगर तुम 10 करोड़ के प्लांट एंड मशीनरी लेके गए तो यहाँ पर तो नॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड फीस लग रही थी, लेकिन अगर जब एड वेलोरम फीस के घेरे में आ गए तो भाई साहब 10 करोड़ का कुछ परसेंटेज लगा देंगे और तुम्हारे ऊपर रजिस्ट्रेशन की फीस लग जाएगी। तो इसका मतलब समय सीमा तो है लेकिन भारी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज की टाइम लिमिट है। ये किसके लिए टाइम लिमिट है भाई साहब? ये सबके लिए टाइम लिमिट है। यही चार्ट आप याद रख लेना। इसका मतलब अगर सर चार्ज होल्डर चाहे तो क्या वो भी करा, मान लीजिए चिन्नू चाहे तो क्या चिन्नू भी करा सकता है रजिस्टर? आंसर इज यस। लेकिन पहला मौका किसको मिलेगा? पहला मौका कंपनी को। कहां पर मिलेगा पहला मौका कंपनी को? यहाँ पर। इस 30 दिन का ओरिजिनल जो टाइम लिमिट है वो किसको दिया गया है? कंपनी। मतलब चिन्नू तुम जल्दबाजी मत करना, पहले किसको करने देना? कंपनी को। अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर भी कंपनी नहीं कर पाई तो यहाँ से चिन्नू की आंखें खुलेंगी। इस कहानी में यहाँ से चिन्नू का जन्म होगा। चिन्नू यहाँ पे आया। अब इस 30 दिन की एक्सपायरी से चुन्नू अब कभी भी मतलब अगले 30 दिन और अगले 60 दिन के अंदर कंपनी के पास जाके, आरओसी के पास जाके रजिस्टर करा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विद इन 30 डेज पहले कंपनी को ही मिलेगा, लेकिन जब आप इंटरप्रेट करोगे इस चीज को तो पहला मौका तो कंपनी को ही मिलेगा। तो पहले तुम इंतजार कर लो, सब्र रखो, पहले ही मत पहुंच जाना। जा सकते हो, क्या मना है? आंसर इज नो, मना नहीं है कहीं भी लॉ में, लेकिन पहला मौका कंपनी को मिलेगा 30 दिन के अंदर अंदर। फिर अगर मान लीजिए चुन्नू को तसल्ली नहीं है, वो कह रहा है कंपनी कराए ना कराए, भाई साहब क्या भरोसा, सेट तो मेरे नाम की थी, अगर मेरा पैसा डूब गया इस अगले 30 दिन के अंदर तो कौन जिम्मेदार होगा? तो उसने कहा मैं खुद ही जाऊंगा। किसके पास? आरओसी के पास। तो ये आरओसी के पास पहुंच गया है, कह रहा भाई साहब मुझे तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी, और कंपनी को कुछ ज्यादा ही तसल्ली है, तो मैं क्या करूं? तो आरओसी कहेगी 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा कंपनी से पूछ लूं, क्योंकि ओरिजिनल काम किसका था? ये कंपनी का। तो आरओसी 14 डेज का नोटिस देगी कंपनी को कि बताओ जरा जो चिन्नू मेरे पास आया है ये क्यों आया है, और तुमने देरी की है तो क्यों देरी की है, तुम कर रहे हो या नहीं? अगर कंपनी रिप्लाई दे देती है कि भाई साहब चिन्नू को वापस भेज दो, हम खुद करा देंगे, तो चिन्नू वापस चला जाएगा, आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा, कंपनी फ्रेश एप्लीकेशन देगी। लेकिन मान लीजिए दो केस हो सकते हैं, कंपनी ने रिप्लाई नहीं की और कंपनी या तो रिप्लाई करके कह रही नहीं कर रहे, बताओ क्या करेंगे? तो आरओसी के पास ऑप्शन आएगा कि आरओसी चिन्नू को कहने पे आरओसी इसको चार्ज को रजिस्टर कर लेगा। अब पॉइंट आया, जब आरओसी चार्ज को रजिस्टर कर लेगा तो ये प्रेस्क्राइब्ड फीस और एडिशनल फीस और एडमिनल फीस कौन देगा? कंपनी तो आई नहीं, तो कौन देगा? तो हमने कहा चुन्नू से ले लेंगे हम। तो आरओसी कहता है भाई साहब मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे कंपनी दे चाहे चुन्नू दे, फ्री में थोड़ी कर दूंगा। लेकिन चुन्नू के साथ ये नाइंसाफी हो गई क्योंकि ये ऑब्लिगेशन किससे थी? कंपनी की। तो आरओसी ने कहा तुम दिक्कत मत लो, अभी तुम मुझे पैसे दे दो, बाद में रिकवर करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब पैसे कौन देगा? जो रजिस्टर करा रहा है। लेकिन क्या चुन्नू की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर इज नो। तो कौन कराएगा इसको? इसको कराएगा आपका आरओसी। सॉरी, कंपनी से वो क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा जो भी एक्सपेंसेस उसके इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है वो। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज चुन्नू का जो मन था, उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो प्राइवेट जेट से जाऊंगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कराने, क्योंकि कंपनी का काम था, मैं करा के आऊंगा, बताओ क्या करूं? क्या इसके भी पैसे मिल जाएंगे? आंसर इज नो। ऑल रीजनेबल एक्सपेंसेस इन क्रिएशन ऑफ चार्ज, जो है रीजनेबल का मतलब जो नॉर्मल होने चाहिए वही खर्चे आपको मिलेंगे, एडिशनल या अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। ये चार्ज से रिलेटेड है। मान लीजिए चुन्नू और कंपनी का चार्ज रजिस्टर हो गया और बाद में इस चार्ज में कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन आए तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जो चुन्नू ने उसको रेट दिया है 12% पे दिया था, जो लोन दिया था, अब चुन्नू कह रहा है कि भाई साहब अब मार्केट में टेंशन बढ़ गई है, कोरोना आ गया, मैं तो रेट 15% करूंगा। तो बताइए क्या इस असेट क्या जो मैंने चार्ज किया उसमें मॉडिफिकेशन आ गया है? आंसर इज यस। चुन्नू कहा कि मेरा चुन्नू है नाम, मेरे बेटे का नाम चिन 2 है और एक का नाम चिन 1 है, इनमें भी इनको ऐड कर दो, इन चार्ज में ज्वाइंट चार्ज क्रिएट कर दो जरा। तो क्या इसे भी मॉडिफिकेशन बोलेंगे? आंसर इज यस, इसे भी मॉडिफिकेशन बोलेंगे। तो इस मॉडिफिकेशन का मतलब आप मान के चलिएगा नया चार्ज है। मान लीजिए चार्ज क्रिएट हो गया 2 महीने के बाद, कोई भी टर्म्स में चेंज हुआ, अब चाहते हैं कि चेंज कराना चाहें, तो जिस दिन से टर्म चेंज हो रही है, पहले तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज मतलब क्रिएशन ऑफ चार्ज से तय किया जा सकता था। यहाँ पर अब इस डायग्राम में आप क्या लिख देंगे कि जो चार्ज क्रिएशन वाले वर्ड है उसे आप रिप्लेस करेंगे चेंज से, कि जो भी चेंजेस ऑकर हो रहे हैं उस चेंजेस के
30 दिन के अंदर, 60 डेज फ्रॉम चेंज एंड नेक्स्ट 60 डेज, ये सेम डेट्स रहेंगी। इसे कोई भी करा सकता है, फिर से कंपनी भी करा सकती है और चार्ज होल्डर भी करा सकता है। इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ या चार्ज के, या जो भी आपका एग्रीमेंट है उसमें कोई भी चेंज हो रहा है। टाइम लिमिट सेम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ये है आपका सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ा हमने, इसे हमने सेक्शन नंबर पढ़ लिया है चार्ज का, जो कंपनी कराती है, मतलब पहला समय किसको दिया गया, कंपनी को। और 78 में चार्ज किसका है, जो चार्ज होल्डर करा रहा है। 77 कंपनी करा रही है, 78 चार्ज होल्डर करा रहा है। सर हम किसका लिखेंगे, एग्जाम में केस स्टडी लिखी होगी, आपको बताया गया कंपनी फेल कर गई, बताओ क्या करे, तो तुम 78 लिखोगे, पहले लिखोगे 77, कंपनी को कराना चाहिए था, फिर लिखोगे 78, कौन करा रहा है, चुन्नू। चुन्नू मतलब कौन, चार्ज होल्डर। तो सेक्शन ऐसे याद रखना है। मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या कराएंगे, तो मॉडिफिकेशन को कौन रजिस्टर करवाएगा, फिर से कंपनी भी करा सकती है, चार्ज होल्डर भी करा सकते हैं। टाइम लिमिट सेम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो बचा ही क्या फिर हमारे पास, बचा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, इसी कहानी में ही खत्म हो जाएगा, बाकी आपको डिटेल में एक बार रीडिंग कराऊंगा, देखिए जरा ध्यान से। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है भाई साहब, ये जो चार्ज क्रिएट हुआ था, चुन्नू की जो पैसे थे वो कंपनी ने लौटा दिए, लोन अब सेटल हो चुका है। अब ये जो चार्ज का सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, आप गिरवी रखने की जरूरत है नहीं, तो जो तुमने अपने बुक्स में लिखा हुआ है आरओसी कि ये जो चार्ज है, ये जो असेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, चुन्नू को बिलोंग करती है, उसे काट दो, उसे बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो कैसे होगा ये सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो 3 लोग हैं जो सेटिस्फाई करा सकते हैं चार्ज को। कंपनी चाहे तो वो करा सकती है, चार्ज होल्डर चाहे तो वो करा सकते हैं, या आरओसी सुओ मोटो बेसिस पे भी अपने आप कर सकता है। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी चिंता किसको होगी, किसके सर पे टेंशन होगी, बताओ, कि पैसे दे दिए और अभी भी चार्ज क्रिएट हो रखा है, तो कंपनी की टेंशन होगी। तो कौन जाएगा, कंपनी जाएगी इस चीज के लिए। अगर मान लीजिए कंपनी ना जा पाए तो क्या आरओसी को सुओ मोटो बेसिस पे कर लेना चाहिए, आंसर इज यस, आरओसी भी कर सकता है। मतलब आरओसी यहाँ पे देवता के रूप में प्रकट होगा और वो बोलेगा, हे कंपनी, जो तुम्हारा काम था मैं करूंगा, तुम दिक्कत मतलब, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है, और मेंबर्स का पैसा मतलब जनरल इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। जब चुन्नू के पैसे मिल गए हैं तो चुन्नू का अधिकार छीन लेना चाहिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि चुन्नू इतना ईमानदार निकल जाए, वो कहते भाई साहब कंपनी नहीं करा रही, आरओसी भूल के, तो मैं चला जाऊं, बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई बेवकूफी होगा जो जाएगा। ये है आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब। नेक्स्ट, अच्छा मान लीजिए कंपनी झूठ झूठ बोल के चली गई कि हमने तो चुन्नू के पैसे दे दिए, तो आरओसी को कैसे पता चलेगा कि हमने चुन्नू को पैसे दिए या नहीं दिए। तो याद करो, जब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आया था और चुन्नू आया था, तो तुमने कंपनी को फोन करके बोला था या नोटिस दिया था 14 दिन का कि हे कंपनी, क्या ये जो तुम्हारी तरफ से आया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए, तुम नहीं कर रहे क्या। तो जैसे ही कंपनी तुम्हारे पास आएगी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो तुम क्या बोलोगे कि अब रुक जाओ जरा 2 मिनट में फोन लगा लो किसको, या नोटिस भेज दो किसको, चार्ज होल्डर को, चुन्नू से पूछूंगा भाई साहब तुम्हारे पैसे मिल भी गए हैं या नहीं। अगर चुन्नू बोल देगा कि हाँ पैसे मिल गए हैं, तो वो इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेंगे, चार्ज का सेटिस्फेक्शन जो हो गया है आपका। अगर मान लीजिए चुन्नू मना कर रहा है, नहीं मिले, तो वो रजिस्टर नहीं करेगा। मान लीजिए नोटिस भेजा और चुन्नू के वहां से कोई बुलावा नहीं आया है, तो ना का मतलब कुछ बोला ही नहीं है उसने, तो क्या मानेंगे कि भाई साहब हो ही गया होगा, पैसा मिल गया, आप क्यों बोलेगा वो, तो फिर भी उसको रजिस्टर कर लेगा। आई होप पॉइंट समझ में आया होगा। कहानी की तरह चार्ज के चक्कर को याद करना है आपको। सेक्शन बिल्कुल सिंपल है, 77, 78 और 79 लाइन से। 77 में क्या है, क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। 78 में क्या है, क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय कौन, 77 बाय कंपनी, 78 बाय चार्ज होल्डर, एंड 79 में मॉडिफिकेशन। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया, 30 दिन, 60 दिन फ्रॉम क्रिएशन एंड नेक्स्ट 60 डेज, बस ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि हम नहीं कर पाए, तो कॉन्ट्रावेंशन कर दे, तो बताओ जरा क्या करोगे तुम। तो कॉन्ट्रावेंशन में 5 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए कंपनी, तुम्हारा काम अगर चार्ज होल्डर करता है या नहीं कर पाते तुम, तो उस पर पेनल्टी लगेगी कितने की, 5 लाख रुपए की। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जो लोग ऑथराइज थे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो ऑथराइज थे, उन पे 50,000। ये और है या एंड है, ये प्लस है, कंपनी पे भी लगेगा और उन लोगों पे भी लगेगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, जो भी ये काम तुमने अनजाने में भूल गए थे, तो अमाउंट लगेगी ये, मतलब तुम करना तो चाहते थे लेकिन भूल गए या कुछ दिक्कत आ गई, तो अमाउंट लगेगी ये। लेकिन अगर कहीं से भी प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि ये काम तुमने जानबूझ के किया है, चुन्नू को परेशान करने के लिए किया है, या कोई लाइबिलिटी बचाने के लिए किया है, या अपनी अच्छी इमेज दिखाने के लिए किया है शेयर होल्डर्स की नजरों में, तो क्या होगा। तो भाई साहब अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं, आप बोल देना 447 की धारा लगा देंगे, फ्रॉड की बात खत्म। इसमें आपको कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये इस चैप्टर का पार्ट विलफुल होगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो 5 लाख और 50,000, 5 लाख कंपनी के ऊपर, 50,000 ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। लेकिन अगर विलफुल है, मतलब विलफुल, वो तो नॉर्मल था, विलफुल में क्या होगा, 447 फ्रॉड मान लिए जाओगे आप, और आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लग जाएंगे। क्या है वो प्रिवेंटिव प्रोविजन, ये आपको बताना नहीं।
ये आ गया आपका, ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन, ये हो गया सेटिस्फेक्शन, ये हो गया पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवर्सी। चैप्टर खत्म, बात ही खत्म। अब इसमें दिक्कत क्या है, कुछ फॉर्म नंबर है वो पढ़ने, और एक बार कहानी पढ़ा देता हूँ आपको। जब पहली बार कंपनी जाएगी एप्लीकेशन लेके, जब चुन्नू जाएगा एप्लीकेशन लेके, तो क्या होगा, तो भाई साहब एप्लीकेशन जाएगी CHG 1। CHG 1 क्या है, एप्लीकेशन। CHG 9 किसके लिए है, बाकी सारी सिक्योरिटीज या अदर एसेट्स के लिए क्या है, अदर्स के लिए CHG 1 है। डिबेंचर्स के लिए अलग से है CHG 9। अच्छा, जब ये काम हो गया तो अगला जो रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे, वो जो चार्ज का जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा ROC रजिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या करेगा, वो CHD 2 में करेगा। अच्छा, अगर चेंज कराएंगे तो CHD 3 में करा लो, सेटिस्फेक्शन में जाएंगे तो CHD 4 में करा लो, बात खत्म। जब CHD 4 में एप्लीकेशन लेके गए तो फाइनल ROC इशू कर देगा। मतलब इस कहानी में देखो कितना आसान है इसके फॉर्म नंबर्स याद करना। फॉर्म नंबर्स में लिख रहा हूँ ग्रीन पेन से। जब ROC के पास तुम गए थे तो CHG 1 लेके जाना, चाहे चार्ज होल्डर जाए चाहे कंपनी जाए। जब ROC इशू करेगी सर्टिफिकेट तो वो CHD 2 में करेगी। जहां जहां CHG 1 है वहां पर CHG 9 आ जाएगा, अगर ये डिबेंचर्स का केस होगा तो। खत्म हो गई बात। अब आ जाइए सेक्शन पे। मॉडिफिकेशन करोगे, मॉडिफिकेशन के लिए क्या है, CHG। मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दोगे तुम, तो क्या करेगा, तो मॉडिफिकेशन का मतलब एक तरीके से फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है, और फॉर्म नंबर वही है। तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में कुछ अलग कराने जाओगे तुम, उसका फॉर्म नंबर CHG 3 और 4 उसने किया है। ये रहा मॉडिफिकेशन, ये रहा सेटिस्फेक्शन। तो 3 कर दिया है मॉडिफिकेशन का, और 4 कर दिया है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन। और उसके बाद आपको 5 में इसका इशू मिल जाएगा। तो लाइन से है, 1 में एप्लीकेशन दी आपने, 2 में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मॉडिफिकेशन करानी है 3 में करा लो, सेटिस्फेक्शन कराना है 4 में करा लो, और जब सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट इशू होगा तो वो 5 में होगा। तो सर जब मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उसका सर्टिफिकेट किस में इशू होगा, वो सर्टिफिकेट CHD 2 में ही इशू होगा। इसका अलग फॉर्म नंबर नहीं है। ये लाइन से आपको याद रखना है, एग्जाम में जब पढ़ोगे तो एक बार याद आ जाएगा। चिन्हों की कहानी याद रख लेना बस। फिक्स चार्ज क्या होता है, ये आपको थ्योरी में आ सकता है। एसेट में एसेट फिक्स एसेट्स के ऊपर फिक्स चार्ज लगाते हैं, करंट एसेट्स के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज लगाते हैं। करंट एसेट मतलब स्टॉक वगैरह। क्या फिक्स एसेट्स को तुम फिक्स चार्ज में बेच भी सकते हो, आंसर इज नो। कंपनी के पास राइट टू सेल नहीं होता। क्या ये ज्यादा रिस्की होता है, नहीं। कंपनी के ऊपर फिक्स है भाई साहब, तुम यही रखोगे, इसे यूज मतलब बाहर निकाल सकते कंपनी से। क्या कंपनी यूज कर सकती है भाई साहब, प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करेगी तो कंपनी करेगी क्या। लेकिन करंट एसेट्स में क्या करेंगे, करंट एसेट का मतलब स्टॉक गया स्टॉक आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चिन्हित करके रख जाओगे कि ये वाला स्टॉक मेरा, तो अगर पेरिशेबल नेचर के हुए तो वो तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कंपनी तुम बेचो, जैसे भी उसे स्टॉक आएगा उस पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। रिस्की है क्या, हाँ। स्टॉक चला जाएगा, क्या यूज कर सकती है कंपनी, हाँ। तो बस ये आपको डिफरेंस देखना है। ये इसके टाइम लिमिट्स हैं, सेक्शन 79 है। चेंज करेंगे कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में 14 दिन का कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अदर पॉइंट्स में क्या है, अगर 2 चार्जेस क्रिएट हो गए तो क्या माना जाएगा, पहले वाला माना जाएगा या दूसरे वाला माना जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, क्रिएट कर दिया आपने, तो मान लीजिए कंपनी के पास ये जो हमने कहानी बनाई थी, इस कहानी में जो चिन्नू आया था, ये वाली जो प्लांट एंड मशीनरी थी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, ऑलरेडी गिरवी रखी हुई थी। और चुन्नू कह रहा है नहीं नहीं, अब तो मैंने क्योंकि बाद में चार्ज क्रिएट किया है तो मेरे वाला चार्ज ज्यादा वैलिड रहेगा। तो कंपनी बोलेगी नहीं, डॉक्ट्राइन पढ़ के आना, फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट में डॉक्ट्राइंस होते हैं। डॉक्ट्राइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड विद द पब्लिक। इसका मतलब पब्लिक को उसकी नॉलेज होनी चाहिए बिफोर डीलिंग विद द कंपनी। जैसे एमओए और एओए होता है, ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स जो आरओसी के साथ फाइल्ड है, जो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, उसको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब तुम पहले आरओसी से पूछ के फोन करके, भाई साहब ये एसेट मेरे नाम दे रहे हैं, क्या मैं ये वाली एसेट ले लूं क्या, मतलब तुम्हारे ऊपर पहले से गिरवी तो नहीं है, पहले से रखे हुए इसके डॉक्यूमेंट है, तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो जो पहले से चला आ रहा होगा चार्ज वही प्रिवेल करेगा। ये पॉइंट इसके अंदर है। उसके बाद सेटिस्फेक्शन वाला इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या चिन्हों का कोई नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब देखो, अगर कंपनी जब तक जिंदा रहेगी तो कंपनी के लिए तो तुम क्रेडिटर बने रहोगे, और अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो पैसे तुम्हें तब भी मिल जाएंगे, तुम दिक्कत मत लेना। दिक्कत कब हो जाएगी, जब कंपनी खुद बंद होने वाली होगी, कंपनी के लिए खुद ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट किए जा रहे होंगे, तब क्या होगा, तब तो कंपनी जिंदा ही नहीं है। आपके पास राइट किसके खिलाफ थे, कंपनी के पास। कंपनी तो अब है नहीं, तो अब क्या करोगे आप। तो आपके पास जो राइट कंपनी के खिलाफ थे, कंपनी अब लिक्विडेशन में जा चुकी, तो भाई साहब आपके राइट्स भी सो गए। अब क्या तुम्हारे पास राइट है पहले अपनी एसेट लेने का, आंसर इज नो। अब नहीं है, अब तुम एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह लाइन में खड़े हो जाओगे, चुपचाप खड़े हो जाओ, एसेट नहीं मिलेगी तुम्हें। ये दिक्कत है बस, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगेंस्ट कंपनी क्या कोई चेंज आया, आंसर इज नो। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी तो क्या तुम सिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड की क्रेडिटर में चले जाओगे, यस, आंसर इज नेक्स्ट।
पनिशमेंट मैंने आपको बता दिया है और ये 4-6 चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, टाइम लिमिट बड़ी आसानी से याद कर सकते हो आप। एक बार रिवाइज करके जाना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, और एग्जाम में आया हुआ, आरटीपी एमटीपी में आया हुआ एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, बस इतना आप करिए। रिविजन देखिए, जब आपको रिवाइज करने से पहले ये देखिए, क्वेश्चंस देखिए, लिख के देखिए, बात खत्म। चार्जेस के सेक्शन वगैरह आपको याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आ रहा है, अब उसके अब हम रिवीजन का जो पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी लॉ का इनकॉर्पोरेशन एंड अदर वाला टॉपिक है। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम सारे प्रोविजन की टेंशन नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस पे फोकस डायरेक्ट हिट करेंगे। मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी टॉपिक पे क्वेश्चन दिए, उन सभी टॉपिक को क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ रिवाइज कर लेंगे हम। टॉपिक बहुत बड़ा है, कुछ फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं, कुछ इसमें ऑल्टरेशन वाले पॉइंट्स है, तो साथ के साथ क्वेश्चन वाइज हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे सारे क्वेश्चंस के। देखिए किस तरीके से, पहले हम इसको हटा देते हैं। एग्जाम में आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी। हर एक चैप्टर के अंदर घुस के आप लाइन बाय लाइन नहीं बढ़ सकते, चुन्नू नहीं बन सकते आप। तो क्या करना पड़ेगा, तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ये चैप्टर आपको स्मार्ट स्टडी दिखाएगा। फाउंडेशन में अगर पढ़ रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चल जाओ भाई, चल। एक्स लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई। क्या कह रहा है उसके बाद, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। अब परेशानी वाली बात यह है, आधे बच्चों को यही नहीं पता कि मुंबई और पुणे कहाँ पर है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही आते हैं या अलग अलग, पता ही नहीं है भाई साहब। हम हिस्ट्री के टीचर, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट थोड़ी जो मुंबई पुणे कहाँ पर होगा हमें पता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, इतना पता होना चाहिए। और इस डाउट को क्लियर करने के लिए इंस्टीट्यूट ने लिख दिया, गधे हैं कुछ बच्चे, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे अलग अलग। तो विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मतलब क्या है, एक ही स्टेट के अंदर आप इसे चेंज कराना चाहते हैं, तो क्या होगा अभी चेक करते हैं। बट मुंबई आरओसी टू पुणे आरओसी, वट फॉर्मेलिटीज द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस। अब देखिए जरा ध्यान से, सेक्शन 13 प्रोवाइड करता है ऑल्टरेशन के लिए। सेक्शन नंबर 13 ऑल्टरेशन की बात करेगा। ऑल्टरेशन किस में कर रहे हैं हम, रजिस्टर्ड ऑफिस में। एमओए के कितने क्लॉजेस होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। आई होप आपको इतना पता होगा, तभी रिवीजन देखने का फायदा। अगर पता नहीं है तो भाई साहब पहले फाउंडेशन पढ़ लो, इंटर में कहां से आ गए तुम। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने के लिए आपके पास कितने केस हो सकते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस जो होगा वो आप करोगे कि विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। दूसरा प्रोविजन ये होगा कि भाई साहब विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, लेकिन जो स्टेट के अंदर हमारे यहाँ पर दो जुरिस्डिक्शन, दो आरओसी हैं। मतलब स्टेट तो सेम है लेकिन आरओसी अलग अलग है। यहाँ पर आरओसी कितने हैं, यहाँ पर आरओसी एक, मतलब सबका मालिक एक। इस वाले पॉइंट के लिए, जो ये वाला पॉइंट है, इसमें सिर्फ आरओसी एक है, इस वाले में आरओसी दो है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, इंटर स्टेट चेंज कर रहे हैं। जीएसटी में पढ़ा होगा, इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो क्या आरओसी की जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, आंसर इज यस। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए और एक अप्रूवल भी चाहिए होगी रीजनल डायरेक्टर के, भी चेक करेंगे उसको। और यहाँ पर क्या चाहिए, क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आएगी, अभी चेक करेंगे, फटाफट से देखिए। आंसर पढ़िए इसका, ये कौन सा वाला केस कह रहा है, ये सेकंड वाला केस कह रहा है, विद इन सेम स्टेट और जिसमें आरओसी जो है अलग अलग है। तो सेक्शन 13। अब आंसर पढ़िए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा उससे पहले आपको उसका प्रोविजन समझाया जाएगा कि आपको बुक में जाके एकदम पूरा पूरा ना पढ़ना पड़े। तो प्रोविजन प्लस उसका आंसर। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। तो सेक्शन 13 में सारे एमओए के ऑल्टरेशन हैं। सेक्शन नंबर 13 रट लो कि सेक्शन नंबर 13 में सारे ऑल्टरेशन, द लोकेशन or registered office clause in the memorandum only names in the state which the registered office is situated. A change in address from Mumbai to Pune does not result in alteration of MOA. उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ से ये जो दो केस है, यहाँ पे तो ऑल्टरेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर स्टेट नहीं चेंज हो रही, लेकिन क्या कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी। आंसर इज यस। एंड हेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 डू नॉट अप्लाई इन दिस केस। उन्होंने कहा सेक्शन 13 में आपके ऑल्टरेशन तो है, लेकिन ऑल्टरेशन तो है एक ही केस में, कौन सा वाला, ये वाला। तो जो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है ट्रायल अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ेगी, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। कौन सा अप्लाई होगा देखेंगे। हाउएवर, Section 12 of Income Tax Act deals with the registered office of a company. The change in a registered office from one town, city or village to another in the same state, same state होना चाहिए,
मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इन्होंने बताया केस नंबर फर्स्ट, विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बस बात खत्म और कुछ नहीं करना। लेकिन फर्दर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन आरओसी टू द ज्यूरिसडिक्शन। ये वन आरओसी की जगह आप लिखेंगे ज्यूरिसडिक्शन, फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन, आरओसी की एक ज्यूरिसडिक्शन से अलग दूसरी ज्यूरिसडिक्शन में। Therefore, company will have to take seek the approval of regional director। तो यहाँ पर आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, रीजनल डायरेक्टर की, रीजनल डायरेक्टर। आई होप पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे सेक्शन 13 होता क्या है, सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए को डील करके बताता है, सारे प्रोविजंस बताता है, लेकिन तब जब विद इन सेम स्टेट ना हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा हो, तो हम बोलेंगे सेक्शन 13 ये बताता है, लेकिन सेक्शन 13 तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे मूवी में क्या वो तुम्हें प्लेन में लाल बटन दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है हाँ दबा दिया, वो कह रहा है नहीं दबाना था, बिल्कुल सेम ऐसे। क्या तुम्हें सेक्शन 13 के बारे में पता है, ऑल्टरेशन के बारे में बात करती है मेमोरेंडम के, लेकिन अगर ऑल्टरेशन हो रही है इस केस में तो ऑल्टरेशन नहीं है, तो फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा फिर आप इसमें क्या लगाएंगे, तो फिर आप इसमें लगाएंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस से डील करता है और उसमें चेंजेस से रिलेटेड डील करता है। बात खत्म होगी। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आपको चाहिए होगी। अगर इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहते हो तो लिख दोगे जो भी आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं वो, जो हर किसी केस में आप चिपका सकते हैं जहां भी ऑल्टरेशन का केस होगा, शुड बी फाइल्ड विद न्यू आरओसी, जो भी आरओसी है विद द आरओसी। टाइम लिमिट क्या है, विद इन 30 डेज। पूरे चैप्टर में आरओसी के पास डॉक्यूमेंट जाने की टाइम लिमिट क्या है, विद इन 30 डेज। और आप लिखेंगे ओनली, माना जाएगा कि ये ऑल्टरेशन हुई है कब, ओनली व्हेन फाइल्ड विद आरओसी। ये इस आंसर के लिए नहीं बोल रहा मैं, तब जब स्टेट चेंज हो रहा होगा उसके लिए, ओनली व्हेन फाइल्ड विद आरओसी, जब आरओसी चेंज हो रहा होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्या इसको आरओसी को नहीं डालना पड़ेगा, आरओसी को डालना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली, इसमें लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे तब जब ऑल्टरेशन हो रहा होगा मेमोरेंडम के अंदर। फिर आए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, The persons not being members dealing with the company are always protected by the doctrine of indoor management। ये आया फाउंडेशन का चुन्नू क्वेश्चन। चुन्नू क्वेश्चन क्या कहता है फाउंडेशन का, देखिए फाउंडेशन चुन्नू क्वेश्चन ये कहता है कि आपने फाउंडेशन में कुछ डॉक्ट्राइन्स पढ़े थे, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसी का आंसर है, कुछ भी अलग नहीं है। एक्सप्लेन ऑल्सो व्हेन डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई, तो मतलब दोनों चिपकाने हैं आपको। तो पहली चीज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहता था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये कहता था कि भाई साहब देखो, जो भी मैटर्स जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले देख लीजिए, जो भी मैटर्स कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाएंगे उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए बिफोर डीलिंग विद द कंपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मान लिया जाएगा कि अगर आरओसी और एमओए और एओए में कुछ लिखा हुआ है तो आपको मान लिया जाएगा कि भाई साहब ये जो नोटिस है ये तो आपके घर पहुंचा दिया था हमने, हालांकि पहुंचाया नहीं था लेकिन मान लेंगे कि पहुंचा दिया था। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए। लेकिन अगर यही केस किस कैटेगरी का है, जो कि कंपनी इंडोर कर रही है, इंडोर यानी कि बाहर वालों को इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर कोई प्रिजम्पशन क्या वो ले सकते हैं, आंसर इज यस। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका मतलब हाउएवर outsider dealing with the company can fully presume that compliance of internal procedures and rules and regulation have been duly complied with। ये आप लाइन लिखेंगे, चिपकाएंगे उसे आगे। क्या क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का है, यस। क्या उसमें आपको एक्सेप्शंस भी लिखनी पड़ेंगी, यस। तो कैसे लिखनी पड़ेंगी देखिए, ये आपका पर्पस ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये इसका आंसर है। ऑल्दो द आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी आर सपोज्ड टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स अबाउट, उन्हें माना जाता है कि भाई साहब इन चीजों के बारे में बात कर लीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एमओए एओए। नॉलेज ऑफ एमओए एओए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट, कंपनी किन किन चीजों में आ सकती है। बट ये है लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दे आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम रेगुलरिटी एंड कंप्लायंस बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल प्रोसीजर्स एंड प्रोसीडिंग एज पर एमओए एओए, आल्सो नोन एज लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होता है अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शंस पे जो बियॉन्ड द कंपनी है, लेकिन विद इन द, अगर कंपनी अंदर से कोई गड़बड़ कर रही है तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसकी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। इसी को लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। ये एम्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। भैया अंदर क्या चल रहा है ये पता थोड़ी होगा, बाहर वालों को तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, बाहर
बाहर तो तुम मान लीजिए दोस्त हैं, भाई बहन है, आपस में खूब अच्छे से खेल रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, सर फूट रहे, क्या ये पता चलेगा? आंसर इज नो। तो जो पड़ोसी है मान के चलेगा कि तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा है। इसमें आप एक सुंदर सा केस लो लिख के आएंगे, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड, बात खत्म। फाउंडेशन में अच्छी तरह पढ़ा होगा इसमें। और ये एक्सेप्शन से इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट में अगर आ जाता है कि किस किस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। पहला केस क्या है, तुम्हें पता था, नॉलेज थी तुम्हें कि भाई साहब गड़बड़ चल रही है, फिर भी तुमने डील कर लिया। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे तुम्हें लगना चाहिए था कि एक बार कम से कम एक बार कंफर्म तो कर लेते। जैसे ऐसा हुआ कि एक कंपनी जो है नॉर्मली कैसे डील करती है, एक कंपनी जनरली मान लीजिए कैश में डील करती है, मतलब उधार नहीं देती है, ऐसे मान के चलिए आप। और अचानक से बहुत टाइम बाद से एक मैनेजर ऐसा आया, वो कह रहा है भाई साहब उधार ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी तुम्हें कोई गड़बड़ लगे, जब भी तुम्हें कोई गड़बड़ लगे, एक बार पता कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसे बोलते हैं सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। लास्ट में फॉर्जरी, फॉर्जरी नलिटी होता है, ये आपको पता होगा, इस केस में लगेगा ही। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनका आंसर क्या है आप इसे छोड़ दीजिए, जो मैंने लिखवाया है उस वाले आंसर को आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। एक्सेप्शंस वगैरह सारी चीजें वही है, वर्ड टू वर्ड वही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, सिमिलर वही लिखा हुआ है। फिर आया सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एनपीओ कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होती है। कैसी होती है सेक्शन 8 कंपनी? जो कि रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट में ड्यूली रजिस्टर कराना पड़ता है। और उसके जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उसी को या तो प्रमोट करने के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए, या उसमें यूज करने के लिए आप इसके प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रोहिबिट होता है। ये 3 डेफिनेशन है सेक्शन 8 कंपनी की। कैसे देखिए, जब ये आंसर आप लिखेंगे तो आप आंसर लिखेंगे सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी मींस पूरा चिपका देंगे, इंटेंस टू अप्लाई, मतलब इन चीजों में प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स है, वो कॉमर्स, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, कुछ भी इसी किसी भी चीज का हो, इन सब का प्रमोट करेंगे। अपने प्रॉफिट्स को लगाएंगे इन्हीं प्रमोट्स को, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अदर प्रोविजंस क्या है? ये कैसी कंपनी होगी? पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसको डेलीगेट कर रखी है? आरओसी को। रिवोक भी कर देंगे क्या? सर अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे ना भाई साहब, रिवोक करा देंगे, ध्यान रखना। मतलब रिवोक कराने का मतलब, तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी बनाया था, आज तुम मेंबर्स का भला कर रहे हो, डिविडेंड बांट रहे हो, तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? या तो तुम्हारे असेट्स को उठा के, या तो तुम्हें प्राइवेट कंपनी बना देंगे, मतलब नेचर चेंज कर देंगे तुम्हारा, या फिर तुम्हारे पैसे सारे उठा के किसी ऐसी कंपनी को दे देंगे जो ऑलरेडी ये काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो हम आगे अदर क्वेश्चन क्या था पहले ये पढ़ लेते हैं। अल्फा स्कूल स्टार्टिंग, ये भी फाउंडेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चैप्टर पूरा फाउंडेशन का ही है। 1 अप्रैल 2010 को, विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू वीक सोसाइटी आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ वेरी नॉमिनल फीस डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। हाउएवर, on 30th March, it came to the knowledge of central government that said school was operating violating the objects। आपको बाद में पता चला भाई साहब तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक आदमी निकले, सेक्शन 8 का लाइसेंस लेके तुम अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो। तो अभी देखो क्या करेंगे। And grant the status of section under the Companies Act, describe what powers can central government against Alpha School in such a case। तो उन्होंने बता दिया भाई साहब नालायक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पूछे, बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे क्या बस की, क्या करोगे तुम? तो देखिए क्या करेंगे। पहला क्या काम करेंगे, वो बोलेंगे भाई साहब आपका लाइसेंस जो है रिवोक कर लेंगे। लाइसेंस कौन सा वाला? सेक्शन 8 कंपनी होने वाला आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे। और क्या करेंगे? और तुम्हारे नाम से हटा देंगे, जिसकी वजह से तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे नाम से क्या हटा देंगे? शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मतलब तुम्हें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें शॉर्ट में अगर मैं इसका आंसर लिखवाना चाहूं आपको, तो मैं इधर लिखूंगा इसके 2 पॉइंट। पहले पॉइंट के 2 पॉइंट चुन्नू से पॉइंट। क्या है चुन्नू पॉइंट? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर लेगी, क्या चीज कर लेगी? लाइसेंस को रिवोक कर लेगी। और दूसरा एंड उसके साथ क्या करेगी? उसके साथ तुम्हारे नेम के आगे पुट कर देगी, यानी कि तुमको कन्वर्ट कर देगी। सेक्शन 8 कंपनी नहीं, अब तुमको कन्वर्ट कर देगी या तो पब्लिक कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी में जिसके नाम के सामने, या फिर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब अब तुम रहोगे ही नहीं सेक्शन 8 कंपनी। आई होप पॉइंट क्लियर है। ये 2 पॉइंट है इसके, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बड़ा बड़ा आंसर उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अगर ऐसा ना करे तो क्या करेंगे? मतलब वो कह रहे भाई साहब ना तो सेक्शन 8 कंपनी का वो लाइसेंस तो रिवोक कर रहे हैं, लेकिन कोई और कंपनी नहीं बनानी, तो बताओ क्या करें? वो कहेंगे भाई साहब बंद कराओ इस कंपनी को। इसका मतलब बाउंड अप। बाउंड अप का मतलब क्या है? बंद कर दो। इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट समझो, इतना ज्यादा घपलेबाजी कर रखी है इन्होंने भाई साहब, चलाओगे तो पता नहीं कितने लोग और फंसेंगे। तो वेयर द लाइसेंस रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट द कंपनी वाउंड अप और अमालगमेटेड विद अनदर कंपनी और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि भाई साहब ऊपर आपने बोला था कि एक तो लाइसेंस हटा दो और नाम पुट प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। इस वाले में क्या बोलेंगे? वो इस वाले में बोलेंगे भाई साहब देखो, पहला काम तो हम करने ही वाले हैं, ये तो आप भूल ही जाइए, रिवोक कर देंगे लाइसेंस को। कौन सा लाइसेंस? जो कि आपको सेक्शन 8 कंपनी होने का दिया गया है। अब इसके अंदर एंड है। इसके अंदर एंड क्या कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारे जैसी कंपनी को ढूंढेंगे और तुम्हें उसमें अमालगमेट करा देंगे, प्लस करा देंगे इसमें तुम्हें।
इसका मतलब अब तुम्हें ऐसी कंपनी नहीं बनने दिया जाएगा कि जो और काम कर लो, प्राइवेट कंपनी है तो जाओ तब तुम काम कर लो, नहीं नहीं, उन्होंने कहा सिमिलर नेचर के बिजनेस वाली कंपनी में तुम्हें कन्वर्ट करा देंगे, अमालगमेट करा देंगे, ताकि जो पर्पस था वो पूरा हो जाए। लेकिन कुछ भी किसी के खिलाफ करने से पहले आप भाई साहब एक बार उसे बोल देने दीजिएगा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। उसे बोलते हैं प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आई होप पॉइंट क्लियर है, उसे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। देखिए, छोड़ दीजिए इसको। when is satisfied that it is essentially in the public interest that the company registered under this section would be amalgamated with another company under this section having similar then the notwithstanding anything to the section to contain the central government may by order provide for amalgamation to form a single company with such constitution, property, power, rights and privileges and with the such liability duties as it will be specified in the order। उन्होंने कहा भाई साहब ये वाला जो पॉइंट है इसे दोबारा चिपका देना और बोल देंगे कि जब तुम अमालगमेट करके एक नई कंपनी बनोगे, न्यू कंपनी बनोगे, तो पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज वगैरह वो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है। आंसर क्या हमें इनके जैसा लिखना है? यस। लेकिन क्या वर्ड टू वर्ड लिखना है? बिल्कुल भी नहीं। कीवर्ड जो मैंने बता दिए वो लिखने हैं आपको। पहला, पावर रिवोक करा लेंगे, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा देंगे। दूसरा, या तो फिर क्या करेंगे, और पावर मतलब लाइसेंस को रिवोक करा लेंगे और आपको किसी सिमिलर कंपनी के साथ जोड़ देंगे। अगर सिमिलर कंपनी के साथ जोड़ने के लिए आप न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो राइट्स, लाइबिलिटीज वगैरह वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन हो गया। सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा भाई साहब? सेक्शन ऑल्टरेशन अगर मेमोरेंडम के किसी भी क्लॉज का है तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। क्या है जरा देखिए क्वेश्चन। empowers it to carry on real estate business and other business that is allied to it। मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे और उससे रिलेटेड जो भी जरूरी चीजें हैं वो आप बिजनेस में डील करोगे। ड्यू टू अ डाउनवर्ड ट्रेड इन रियल एस्टेट बिजनेस, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, काला धन बंद हो गया, तो रियल एस्टेट थोड़ा सा ठप पड़ गया है। ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक अप द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेस। उन्होंने कहा भाई साहब कोरोना में भी लोग भूखे, मतलब ये लगा लो दावत चल रही थी घर पे, और जब से खुले हैं मतलब भुक्कड़ ही भुक्कड़ है दिल्ली के अंदर तो खासकर। तो उन्होंने कहा भाई साहब तुम क्या रियल एस्टेट में लगे हो, लोगों की जिंदगी खराब करो, मोमोज बेचो तो मजा आ जाएगा। तो कंपनी ने क्या कहा कि भाई साहब मोमोज बेचेंगे, फूड प्रोसेसिंग में आ गए। अब तो अब क्या करेंगे? द कंपनी वांट्स टू alter its memorandum so as to include the food processing business in its objects, examine whether the company can sustain। तो भाई साहब ऐसा चेंज करने क्या आप कर सकते हैं? आंसर इज यस। कोई मना थोड़ी ना है। ऑब्जेक्ट आप कभी भी चेंज करिए, लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान क्या ध्यान रखेंगे आप? अगर आपने किसी पर्सन से पैसा उधार लिया हुआ है, मतलब लोगों से पैसा लिया हुआ है, तो आप ऐसा कर तो सकते हैं, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जिन लोगों को फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस पसंद नहीं है और उन्होंने आपके यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है, आप उनको क्विट ऑप्शन देंगे। क्विट ऑप्शन का मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आप बोलेंगे भाई साहब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम कर ले, और जिनको दिक्कत है तो वो अपने पैसे लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी सेट हैज मेड ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सिंपल, हालांकि ऑब्जेक्ट क्लॉज थे, एंड मोर फ्लेक्सिबल। सेक्शन 13 पर अप्लाई होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा जो भी प्रोसीजर बताए गए हैं। इन केस अल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज रिक्वायर्स फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कहां से? जब से पास हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टेट द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरेशन इन मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड सर्टिफाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ये जो आपने अल्टरेशन किया है, रजिस्टर तब मतलब सर्टिफाइड तभी होगा जब आरओसी बोल देगा। कंपनी में जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसे कुछ नहीं माने, जब तक आरओसी अप्रूव ना कर ले तब तक। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग सच स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 13 बताता है नो अल्टरेशन विल टेक इफेक्ट अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। रजिस्टर ना बोले, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। हेंस the companies that 2000 permits any alteration to the object clause with ease। विवेक इंडस्ट्री लिमिटेड can make the required changes to object clause in memorandum। क्या आप इसमें असर, क्या इसमें डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की बात लिखेंगे? तो जनरली तो ये बताया जाता है जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आपने कोई फंड ऑलरेडी रेज किए हुए, उस फंड का कुछ अनयूटिलाइज अमाउंट आपके पास रखा हुआ है, वो पॉइंट अगर आपका आता है तो आप लिखिए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की बात। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप फिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई काटेगा नहीं। Hence the company that permits any alteration to the object clause with the ease, और विवेक इंडस्ट्री लिमिटेड कैन मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स ओन, जो कि ऊपर प्रोसीजर हमने बताया उसको फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट आया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थ्योरी मैंने पहले से लिखा हुआ है, क्या है? एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच सब्सिडियरी कंपनी कैन बिकम अ मेंबर। मतलब सबसे चुन्नू क्वेश्चन है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मार्क्ड है, मतलब पढ़ाया हुआ है। क्या कह रहा है जरा ये देखिए। 3 केस ऐसे हैं कि भाई साहब जिसमें क्या हो सकता है, आपकी सब्सिडरी कंपनी आपके अंदर ही शेयर होल्डर बन सकती है। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से देखिए। पहला केस क्या बोल रहे हैं? पहला केस ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोई व्यक्ति जो है मर गया है, और जो व्यक्ति जो मरा है, मतलब इसकी जो डेथ हुई है, डिसीज्ड बोलते हैं इसे, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है।
तो क्या उस नाम पे ये होल्ड कर सकती है? आंसर इज यस। अगर ये ट्रस्टी के नाम पे होल्ड करना चाहे तब भी कर सकती है। आंसर इज यस। तीसरा केस, पहले से मेंबर थे, पहले से मेंबर थे, इसका मतलब क्या है? सब्सिडरी बाद में बने, मेंबर पहले से थे। तो तीन ही केस है, बस बात खत्म। If the subsidiary company holds share in a holding company as legal representative of a deceased member of the holding company, holding company के अंदर कोई लीगल मेंबर होगा, वो डिसीज हो गया होगा, डिसीज होने के बाद तभी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बने, तभी शेयर बन गया, मतलब इसे बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। द सब्सिडियरी कंपनी होल्ड्स अ शेयर एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी की तरह होल्ड करता है, या फिर द सब्सिडियरी कंपनी वाज अ शेयर होल्डर इन होल्डिंग कंपनी इवन बिफोर इट रिप्रेजेंट्स अ सब्सिडियरी। इसका मतलब पहले शेयर होल्डर थे, बाद में सब्सिडियरी कंपनी बन गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द प्रोविजंस किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के, रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? आपको नॉर्मल पोस्ट से रीजनेबल पोस्ट से भेज दिया जाएगा, जहां आप बताओगे वहां भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी स्पेशल तरीके से किसी स्पेशल जगह पे भेजा जाए, तो आप उसके लिए एडिशनल फीस पे करेंगे, और एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अगर आपने एडिशनल फीस पे कर दी है और कंपनी ने आपको फिर भी नहीं बोला है, फिर भी नहीं बताया है, तो आप कंपनी के खिलाफ बचा सकते हैं कि इम्प्रॉपर नोटिस था, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने जगह बताई कि उस वाले घर पे भेज देना, मान लीजिए मुंबई में भेज देना, और आप आउट ऑफ इंडिया चले गए, कह रहे थे मुंबई भेज देना, स्पीड पोस्ट से भेज देना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना, बता के गए मुंबई और चले गए इंडिया के बाहर, तो क्या इंडिया के बाहर भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया? आंसर ऐसा भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है देखिए। Yadav Dairy Products Private Limited has registered official articles along with memorandum at the time of registration of a company. Now directors of the company are of the view that provision of articles regarding forfeiture of share, इसे बोलते हैं, इसका क्वेश्चन में प्रोविजन बता देता हूं पहले आपको। इसका वर्ड है एंट्रेंचमेंट। मैं पहले वर्ड एक बार कंफर्म कर लूं, एंट्रेंचमेंट। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कहते हैं, जरा ध्यान से। क्वेश्चन ही एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक बच्चा था, इसका नाम है सौरभ। सौरभ से बोला गया कि तुम होमवर्क करके भेजोगे, होमवर्क करके भेजोगे कितने बजे से पहले? रात के 9 बजे से पहले। तो सौरभ कह रहा है सर ये जो तुम मुझे टाइम दे रहे हो, क्या इसे 11 बजे कर दूं मैं? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते। सौरभ कह रहा है कि सर 9 बजे का टाइम तो बहुत ज्यादा है, मैं ये काम तुम्हें 7 बजे से पहले ही करके दे दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? आंसर इज नो। तो ये जो 7 बजे वाला प्रोविजन है, ये और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और ज्यादा लोगों की अच्छी इमेज बना रहा है। तो ऐसे प्रोविजंस को, कैसे प्रोविजंस को, जो 9 बजे से टाइम को क्या कर रहे हैं 7 बजे तक, ये अलाउड है। आई होप पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, वो जो जितने भी टाइम लिमिट्स दी गई है, उन्हें ईज ना करके उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाए। इसका मतलब दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में मान लीजिए सौरभ को बाहर घूमने जाना था, तो सौरभ ने अपने घर में परमिशन ली पिताजी और माताजी दोनों से। मान लीजिए फादर ने बोला था और मदर ने बोला था। मदर ने कहा था रात के 11 बजे तक घर के अंदर आ जाना, घूमने तो चले जाओ, कोई दिक्कत वाला। फादर ने कहा था कि रात को 8 बजे से पहले आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कहा सर 8 बजे के बाद ही तो जाना था, तुम कह रहे हो आ जाना। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो यही है, मानो या मत मानो। तो सौरभ ने कहा कि किसकी बात मानो, 8 बजे वाली या 11 बजे वाली? तो क्या माना जाएगा? पिताजी की बात मानिए। जब आप पिताजी की बात मान रहे हैं, इसका मतलब माता जी की बात भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि 11 बजे से पहले ही 8 बजते हैं। 8 से पहले आ गए तो मतलब 11 से पहले भी आ गए, तो इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। अब पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? Now the directors of the company are of the view that articles जो है forfeiture of share should not be changed except by resolution at 90%। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें ऑर्डनरी रेजोल्यूशन चाहिए या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अगर मान लीजिए ऑर्डनरी रेजोल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा लोग कम से कम बोल देंगे तो हम मान लेंगे। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो कम से कम 2/3 मतलब 75% से ज्यादा लोगों को बोलना पड़ेगा, तब मानेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ तो कम से कम 90% लोग बोलेंगे तब मानेंगे। क्या ये प्रोविजन को ईज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? कह रहे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और ज्यादा, मतलब सही कर रहे हैं ये। तुम कह रहे हो 75% लोगों के बोलने से भी काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सर, 75 नहीं, हम तो 90% लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मानेंगे। इसका मतलब तुम अच्छी चीज कर रहे हो, फेवर में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा। तो क्या आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं? आंसर इज यस। क्या ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है? आंसर इज यस। अगर तुम 75 या 50% से 40% पे ले आओ, तो क्या ऐसे प्रोविजंस को अलाउ किया जाएगा? आंसर इज नो, ऐसे प्रोविजंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी बात का क्वेश्चन है, सेक्शन एंट्रेंचमेंट का है, सेक्शन नंबर 5। जो प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आएंगे और आपको आंसर एज इट इज तरीके से लिखना है। इसी के लिए हमने आंसर वाला वे निकाला है। देखिए क्या कह रहे हैं।
As per Section 5 of Companies Act 2013, articles may contain provision for entrenchment to the effect that a specified provision of articles may be altered only if more restrictive condition. उन्होंने कहा आर्टिकल्स को आप ऑल्टर, जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल्स को क्या ऑल्टर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? ओनली टू द एक्सटेंट, जब तक वो और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ना लगा रहे हो, रादर देन स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन 75% का कह रहा था, तुम कितने के कह रहे हो? तुम कह रहे हो 90%। तो क्या ये और रिस्ट्रिक्टिव है? आंसर इज यस। द प्रोविजन, जैसे मम्मी जी ने कहा था 11 बजे, पिताजी ने कहा 8 बजे, रिस्ट्रिक्टिव ज्यादा कौन सा है? 8 बजे वाले पिताजी। द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स। जो एंट्रेंचमेंट है वो एमओए में नहीं आता, एमओए में तो ऑल्टरेशन होती है। तो एंट्रेंचमेंट किस में होगा? जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर बनाए जाते हैं, यानी कि एओए के अंदर, by all the members of the company in case of a private company and by a special resolution in case of public company। मतलब जो भी तुम चेंज करना चाहते हो, तो अगर तुम पब्लिक कंपनी हो तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी हाँ लेना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करोगे? मेजोरिटी, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन 75% आपको पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो जब तक सारे शेयर होल्डर्स चीज के लिए ना मान ले, इसका मतलब इसी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा। कीवर्ड्स क्या है इसके? पहली चीज तो आर्टिकल्स में हो, आर्टिकल्स के अंदर आप करेंगे इसको, मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी कर सकते हो और बाद में अमेंडमेंट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओनली टू द एक्सटेंट, जब तक ये एक रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ना लगा रहे हैं। ये काम करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी पब्लिक कंपनी है या कंपनी प्राइवेट कंपनी है। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो इस काम को तुम करवा पाओगे स्पेशल रेजोल्यूशन करने के बाद, और फिर उसे फाइल करोगे आरओसी के पास विद इन 30 डेज, तभी ये वैलिड माना जाएगा। अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो आपको 100% शेयर होल्डर्स की कंसेंट, मतलब यूनानिमस कंसेंट, शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, एक को भी नहीं छोड़ना है अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो। बस इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस खत्म। अब इसका आंसर देख लीजिए। Where articles contain provision of entrenchment, whether made on formation of or amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision in the prescribed manner. In the present case, Yadav Dairy Products Limited is a private company and wants to protect provision of the articles regarding forfeiture. Way it means it wants to make entrenchment of articles, which is allowed, but the company will have to pass a resolution to take the permission of all the members. Reason being, ये कौन सी कंपनी है? ये है प्राइवेट कंपनी। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो क्या करते थे हम इसमें? क्या करते? पब्लिक कंपनी होती तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते। एंड शुड also give notice to ROC regarding the entry। नोटिस का मतलब फाइल करना पड़ेगा आपको इसको। फाइल विद ROC क्या चीज? वो अप्रूवल जो तुमने लिया था शेयर होल्डर्स से, अप्रूवल ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो आप बोलोगे स्पेशल रेजोल्यूशन जो तुमने फाइल किया होगा ROC के पास वो होने चाहिए, ROC के पास जमा करा दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। टॉपिक क्या है इसका? एंट्रेंचमेंट। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिए। अनुष्का इक्विपमेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीसीटीवी कैमरा हैज रेज 100 करोड़। ऊपर जो अभी क्वेश्चन बताया था आपको ऑल्टरेशन बिल्कुल सेम है, उसका आंसर भी सेम है। यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन, उन्होंने कहा कुछ पैसे लिए थे, 10 करोड़ इस्तेमाल कर दिए, 90 करोड़ बचे हुए। अब कह रहे सीसीटीवी के बिजनेस में नहीं जाएंगे, किसी और बिजनेस में जाएंगे, शूज के बिजनेस में जाएंगे या इंपोर्टेड वगैरह वाले बिजनेस में जाएंगे। तो क्या आप हमें ऑब्जेक्ट डज द कंपनीज एक्ट अलाउ फॉर सच चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट? ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 13 ही रहेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या आप चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्या फाइल करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। किसके पास? आरओसी के पास। प्लस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्विट ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट आ गई है। क्या ऊपर वाले आंसर में भी लिख सकते हैं? यस, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्विट ऑप्शन देना पड़ेगा कि लो अपने पैसे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाइए। तो इन्होंने बोला द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर में भी दोगे आप, वर्नाकुलर में भी दोगे, इंग्लिश में भी दोगे, ये आपको पता होगा। ये कंपनी की वेबसाइट पे डालना पड़ेगा आपको, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्विट ऑप्शन देना पड़ेगा। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग अलग है, तो इट इज बेटर अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करिए, इस वाली बात पे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर वाली बात पे फोकस ना करें। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको देना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट करो, न्यूज़पेपर में दो, वर्नाकुलर, इंग्लिश वगैरह सब में, और वेबसाइट पे भी प्लेस कर दो, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्विट ऑप्शन दे दीजिए आप। आई होप पॉइंट क्लियर है। आरओसी के पास जो है विद इन टाइम लिमिट सर्टिफाई करेंगे, माना ही तभी जाएगा जब आरओसी के पास फाइल कर दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। किस चीज का है? ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन का है। जिस भी क्लॉज में ऑल्टरेशन आ जाए एमओए के, तो सेक्शन नंबर तुरंत आपको मेंशन करना है 13, ऑब्जेक्ट क्लॉज सेक्शन नंबर 13 ऑल्टरेशन। सेक्शंस कोट करने का इंपैक्ट होता है, तभी मैं आपको साथ के साथ सेक्शन बताता हुआ चल रहा हूँ हर एक चैप्टर के, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए।
मंगलू, नाम से ही पता चल रहा है आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कुछ चंचलता है क्वेश्चन के अंदर। मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टेक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड. Taxman is a registered trademark. After 5 years, when the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Can the company complain to change its name by the owner of the trademark? भाई साहब 5 साल बाद आए हो, नींद खुल गई क्या तुम्हारी? तो उन्होंने कहा 5 साल बाद आए हो तो क्या अलाउ करेंगे? कैन द ओनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड द कंपनी चेंज इट्स नेम एट इट्स डिस्क्रिप्शन? क्या ऐसा हो सकता है? तो पॉइंट पढ़िए कहाँ है इसका कीवर्ड। पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, रजिस्टर ऑफिस नेम जो है ओपिनियन ऑफ द सेट, मतलब नेम क्लॉज के बारे में बताया गया है, नेम क्लॉज की है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी को बताएंगे उन्होंने नेम टाइम इसके ट्रेडमार्क आफ्टर 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विद द रॉन्ग नेम विद इट्स हैव ड्यूली फाइल्ड विद इन 3 years। इसका मतलब क्या है? एक एक डेट होता है, उसे टाइम बाद डेट होने के लिए कितना समय लगता है? तो एक डेट को टाइम बाद डेट होने के लिए 3 साल का समय लगता है। तो भाई साहब अगर आपको सोना है तो सिर्फ कितने साल के लिए सोइए? अगर आपको सोना है तो 3 साल के लिए सोइए। आप कितने साल के बाद आ रहे हैं हमारे पास? 5 साल के बाद। तो क्या जो आपकी कंटेंशन है वो टीनेबल है? आंसर इज नो। तो अगर आपको लगता है कि आपके जैसा नाम या जो ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा रखा था अगर किसी और कंपनी ने करा रखा है तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो आप बोलेंगे भाई साहब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सीधा आरओसी के पास ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ये तो गलत हो रहा है और हमें ट्रेडमार्क वापस मिलना चाहिए, कंपनी को अपना नाम चेंज। आप बिल्कुल सही है, लेकिन जाग जाना है 3 साल के अंदर। इस क्वेश्चन में क्योंकि 5 साल यानी 3 साल ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं, अब क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकता, ये इसका कंक्लूजन है। देखिए कंपनी कैन एनी टाइम चेंज, मतलब पास स्पेशलाइजेशन नाम बता रहे कि चेंज कर सकती है। Therefore, if the owner of the company trademark requests the company for change its name and the company accept the same, it can change its name voluntary. Voluntary मतलब समझ रहे हो? प्यार से मना लीजिए भाई साहब, क्योंकि 5 साल हो गए, लीगली तो तुम मना नहीं सकते। वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी आपकी बात मान ले तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किस चीज का है? ये होल्डिंग सब्सिडरी का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि क्या ये होल्डिंग कंपनी है या नहीं। देख लेते हैं। श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स अ कंपनी इन विच, ये भी किसका क्वेश्चन है? फाउंडेशन, पूरा चैप्टर फाउंडेशन के क्वेश्चनों से भरा हुआ है। पावर सप्लायर्स लिमिटेड होल्डिंग कितने? 60%। क्वेश्चन ध्यान से समझना, श्री लक्ष्मी लिमिटेड है, कंपनी है जिसके अंदर हनुमा पावर्स ने 60% पेड अप शेयर कैपिटल ली हुई है। देखिए जरा ध्यान से, हनुमा पावर्स ऊपर है, श्री लक्ष्मी जी नीचे है, इनकी कंपनी। हनुमा पावर्स ने श्री लक्ष्मी के अंदर इसके 60% शेयर खरीदे हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हैं हनुमा पावर ही होल्डिंग कंपनी है, श्री लक्ष्मी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, एच का मतलब क्या है? इन्होंने हनुमा पावर को एच से डिनोट किया। ये मत समझ लेना कि एक नई कंपनी है, ब्रैकेट में देखो ये रहा एच। एग्जाम में छोटी मोटी चीजें आपको दिक्कत दे सकती है। आगे, वन ऑफ द शेयर ऑफ एच लिमिटेड मतलब हनुमा लिमिटेड वाला ट्रस्ट डोनेटेड 10% ऑफ शेयर्स एंड 50 करोड़ टू द ट्रस्ट। ही अपॉइंट्स एस एज ए ट्रस्टी। All the assets of the trust are held in the name of S. Can the subsidiary company hold share in the holding company in this way? तो आपने 3 तरीके पढ़े थे अपने शेयर होल्ड करने के लिए। पहली चीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप हैं किसी भी शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी के, दूसरा ट्रस्टी के नाम पे, और तीसरा तुम पहले से उसके होल्डर शेयर होल्डर थे, बाद में कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बनी है। ये कौन सा पॉइंट आया? पॉइंट नंबर बी वाला आया। आंसर आएंगे तो सिर्फ बी वाला पॉइंट लिख के चले आए या तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे? प्रोविजन पूरे लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये रहे प्रोविजन, इन्होंने 2 में लिखे हैं, ऊपर को आपको 3 में लिखना है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डिसीज मेंबर के, सब्सिडरी कंपनी और ट्रस्ट वाला पॉइंट भी है। इन द गिवन केस ट्रस्ट वाला पॉइंट आएगा इसमें। ट्रस्टी शेयर विल बी हेल्ड एज सब्सिडरी कंपनी। इट मींस नाउ सब्सिडरी विल होल्ड द शेयर इन होल्डिंग कंपनी बट it is will hold the share in capacity of trustee. Therefore we can conclude that in the given case S can hold share in H. क्या ऐसा पॉसिबल है? ये 3 तरीके, उसमें से बी वाला पॉइंट है। एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें से बी वाला आंसर है इसका। कहां पर आ गया ये क्वेश्चन? ये रहा ट्रस्टी वाला पॉइंट। तो क्या ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस। तो प्रोविजन पहले वो वाला लिखना है, आंसर ये वाला। ये कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे हम? 10th पे। नेक्स्ट आया आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, Parag Construction Limited is dealing infrastructure company. One of the directors of the company, Parag, has been signing all the construction on behalf of the company for many years. भाई साहब एक डायरेक्टर साइन कर रहा है many years से, तो क्या मान ले ऐसा कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है? आंसर इज नो। All the parties I ever deal with the company know Mr. Parag very well. Company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Construction will do construction for this site in partnership with a local contractor. Mr. Parag signed partnership deed. मतलब कंपनी के बिहाफ पे तो पार्टनरशिप डीड, क्या ये implied authority of a director होता है? आंसर इज नो।
ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिकॉज ही हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। तुम्हारे कहने से इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता, कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए, और कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो आपके जो डायरेक्टर्स है, जो होल टाइम डायरेक्टर्स है, या जो अथॉरिटी जो एक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स है, मेजोरिटी बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन कुछ तो लाइए। अकेले तुमने साइन कर दिया और चौड़े हो गए? आंसर इज नो। लेटर इन डिस्प्यूट कंपनी डिनाइड द एक्सेप्ट द लायबिलिटी एज अ पार्टनर, कैन द कंपनी डिनाइड्स लायबिलिटी? आंसर इज यस। भाई साहब, जो लोग आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और साइनिंग अथॉरिटी के बारे में। साइनिंग अथॉरिटी कौन करेगा? कंपनी की कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो डायरेक्टर्स करेंगे, मेजोरिटी डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या जो उन्हें ऑथराइज करेंगे। क्या कंपनी ने कहीं भी यहाँ पर लिखा है ऑथराइज्ड बाय द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस पर्सन को काम करना? नहीं। उनका बहुत सालों से ऐसा करता हुआ आ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो क्या उसके लगने से कुछ होगा? नहीं, कान पे लगने से कुछ होगा। तो कंक्लूजन पढ़िए। इन द प्रेजेंट केस he has not neither given in the written authority not affixed the common seal। मतलब ना तो उसके पास कोई रिटर्न अथॉरिटी, ना उसने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉमन सील लगाया, जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड नहीं था। इट मींस दैट पराग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट द डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, देयरफॉर डीड्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, देयरफॉर कंपनी कैन डिनाई इट्स लायबिलिटी। कंक्लूजन से ही आपको प्रोविजन समझ में आ जाएगा। आई होप पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Ashok, a director of Gamma Electricity Limited, gave and written the company that the notice of any general meeting or board of directors meeting sent to him only by registered post। क्या वो ऐसा कर सकता है? यस। लेकिन भाई साहब पैसे लगेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने के लिए। ऐसी रेजिडेंशियल एस्टेट कानपुर, क्या कानपुर में, क्या इंडिया के अंदर आता है? आंसर इज यस। फॉर विच ही डिपॉजिटेड सफिशिएंट मनी। बस पैसा है तो भाई साहब कुछ भी करवा लो। कंपनी सेंट द नोटिस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। मतलब उसने बोला था भाई साहब रजिस्टर्ड मेल से भेजना, हमारे यहाँ के घटिया डाक वाले हैं, आता नहीं है, वापस भेज देते हैं। कंपनी ने भेज दिया ऑर्डिनरी मेल से। तो क्या कंपनी ने पैसे लेके भी उसका काम नहीं किया? आंसर इज यस। पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं किया। अशोक डिड नॉट रिसीव दिस नोटिस एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड कंटेंडेड दैट नोटिस वाज इम्प्रॉपर। क्या वो बात सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। तुमसे बोला था रजिस्टर्ड पोस्ट, तुमने दिया नॉर्मल पोस्ट, पैसे लिए तुमने इसके। मतलब ये बात होगी कि चिकन बिरयानी कह के कबो बिरयानी दे दी तुमने, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। Will your answer be the same if Ashok remains in USA for 1 month during the notice of the meeting and the meeting is held? क्या आपका आंसर सेम रहेगा? यस। तुम भेजो तो सही। आया क्या आपको ये चीज यूएसए में भेजनी पड़ेगी रेजिडेंस में? नो। इसका मतलब यूएसए में नहीं भेज सकते आप। कानपुर वाले में तो आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि वहां पर पैसे, जस्ट बिकॉज वो वहां पर नहीं है आप ये भी भाई साहब नोटिस भी भेजे हम। नहीं, तुम्हारा काम भेजने का, पैसे लिए तुमने, वो यूएसए में हो या कहीं पे भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए वो यूएसए में है और कह रहा है यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे, क्या वहां चली जाएगी? नहीं। तो आंसर पढ़िए। The contention of Ashok shall be tenable for the reason that notice was not properly served. In the given case, next वाले केस में, company is bound to serve valid notice to Ashok by registered at the register of Kanpur and not outside India। तुम यूएसए में हो तो यूएसए नहीं भेजेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कानपुर भी नहीं भेजेंगे। भाई साहब मैंने ऑर्डर किया था, पैसे दिए थे, पैसे का काम करो जरा। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कितने क्वेश्चन है? ये लास्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और प्रोविजन आपके यहाँ से डिस्कस हो जाएंगे। A group of individuals intended to form a club binding private flight company as limited liability company to employ classroom teaching and aircraft flight training to training pilots। ठीक है। It was decided to form a limited liability company for a charitable purpose under section 8 of the company for a period of 10 years and thereafter the club will dissolve and surplus assets over the liabilities if any will be distributed among the members। भाई साहब यही काम नहीं करना था आपको। आपको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग दो, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस तो मेंबर्स को कुछ नहीं दोगे, ना डिविडेंड दोगे, ना कुछ दोगे। जब कंपनी बंद हो रही होगी वो असेट्स का जो सरप्लस है वो भी मेंबर्स को नहीं मिलेगा भाई साहब। वो इंपोर्ट जो भी आपके जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बताए हैं सेक्शन 8 में, उन्हीं के लिए यूज हो सकते हैं। एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, बेकार है, घटिया प्रपोजल, इससे बेकार कुछ देखा ही नहीं है। एंड द प्रोमोटर कंसिडरिंग, तो आप बताएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे और इसी प्रॉफिट्स को अप्लाई करेंगे इन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जो कि हमने अपने नोट्स में भी देखा था। इंटेंस टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये मीनिंग बता दी उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी की, आप वहां से भी देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी, अलाउ करेगी पर्संस को। अभी जो पावर है वो किसको डेलीगेट कर दी गई है? आरओसी को। इन द इंस्टेंस केस सरप्लस जो है वो ऊपर कर देगा। एंड फर्दर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ सरप्लस असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी, देयरफॉर प्रपोजल इज नॉट फीजिबल। बात खत्म। अपनी लैंग्वेज में आप सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन देंगे। अपनी लैंग्वेज का मतलब आप बिल्कुल अपनी लेंगे, जो नोट्स में लिखी हुई है वो वाली लैंग्वेज उसमें देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी के प्रोविजंस कंप्लाई करने की बात है, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस भी है एंड आफ्टर वाइंडिंग अप भी अगर कोई सरप्लस बच जाए
हो, उसी में अप्लाई कर सकते हो, आप अलग नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते शेयर होल्डर्स में, ना तो ड्यूरिंग द टाइम और ना ही बाद में। तो ये वाला प्रोविजन आपको इसके अंदर समझाना है। और ये आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का सारे टॉपिक्स, आपके जो भी क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। एक बार आप चैप्टर को ओवरव्यू करिए, कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम वाले, और ये तो बिल्कुल लिख के ही जाने हैं सेक्शन वाइज, तो आपका इस वाले चैप्टर का काम यहाँ से हो जाए। चलो भैया, हम चले चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। जल्दी से रिवाइज करेंगे, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर, क्वेश्चन सारे स्टडी मटेरियल के देख लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको लिख के देखने के अलावा। क्या करेंगे इसके अंदर, पहले सेक्शन देखेंगे कौन कौन से सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन जो लिखेगा नहीं, 40 नंबर भी ले आना भाई साहब तो मैं मान जाऊंगा, अगर तुम बिना सेक्शन लिखे अगर 40 नंबर भी ले आओ तो। अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखा दे और ये कह दे कि मैंने एक भी सेक्शन नहीं लिखा है और मुझे नंबर मिले 40 से ऊपर वाली एक कॉपी दिखा देना मुझे, तो सेक्शन मस्ट है, जिस जिस चैप्टर के बताए जा रहे हैं आप उसके लिख के आएंगे पक्का पक्का। तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स क्या कहता है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स कहते हैं भाई साहब पहली चीज तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करो। कैसे, पहला पहला जो ऑडिटर होता है वो कैसे अपॉइंट होगा, और जो बाद वाले ऑडिटर्स हैं नॉर्मल जो हर साल अपॉइंट होते हैं वो कैसे अपॉइंट होगा। जो पहला पहला ऑडिटर होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, उसे अपॉइंट करेंगे पहले वाले लोग। मतलब कंपनी के केस में जो नॉर्मल कंपनी है वो अलग होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अलग होती है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में पावर पहले किसके पास होगी, स्कैग के पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो चेक करेंगे, पहले सेक्शंस देख लेते हैं सेक्शन कैसे लिखे गए हैं। अगर आप बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, जहां पर खाली वर्ड लिखा है ऑडिटर, तो आप क्या समझेंगे, खाली ऑडिटर मतलब सब्सीक्वेंट ऑडिटर, और जिसके सामने लिखा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, तो आप उसे फर्स्ट ऑडिटर में कंसीडर करेंगे। कितनी सिंपल सी बात है। 139 सबसेक्शन 1 कहता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को, 139 सबसेक्शन 6 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। अब ये केस सेम रहेंगे, लेकिन कंपनी चेंज हो जाएगी और सेक्शन चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो गवर्नमेंट कंपनी आ गई तो जो 139 का 1 पार्ट था सबसेक्शन वो 5 हो गया, और जो 6 था वो 7 हो गया। मतलब सब्सीक्वेंट ऑडिटर ये रहा और फर्स्ट ऑडिटर ये रहा, बस दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर ये तो हो गया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, किस किस को बना दें ऑडिटर, जिसके लिए तुम पढ़ रहे हो उसी को तो बनाएंगे ऑडिटर। क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से लोग जो है वो ऑडिटर नहीं बन पाएंगे, इवन अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट है तब भी वो ऑडिटर नहीं बन पाएंगे, वो कौन कौन से केस। और इसी में से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, या तो आपके अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट से कि कब किसकी टाइम लिमिट है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन। एमसीक्यू तो पक्का पक्का आना है। और प्रोहिबिटेड सर्विसेज की एक सुंदर सा चार्ट बना हुआ है कि भाई साहब आप ये वाली सर्विसेज अगर दोगे तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे, और डीम टू वैकेंट ऑफिस जो कि रिलेटेड रटाए वर्ड्स हैं वो चले जाएंगे। तो हम पहले क्या करें, हम पहले करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। चेक करते हैं, पहले हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर 6। उन्होंने कहा कंपनी ताजा ताजा बनी है, जरा बताओ जरा तुम, कंपनी ताजा ताजा बनी है तो सबसे पहले कौन अपॉइंट होगा, फर्स्ट ऑडिटर। जो कंपनी बाद में मतलब एक बार अपॉइंट हो गई है, पहला साल निकल गया, एक होता है ना फर्स्ट एजीएम और सब्सीक्वेंट एजीएम्स, तो इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑडिटर है और फिर सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो अब जब भी एक चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम बोल रहे हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो पावर किस तरीके से गई है वो पता होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट कंपनी की पावर्स किस तरीके से है और गवर्नमेंट कंपनी की पावर्स किस तरीके से है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो पहले ऑथराइज पर्सन है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या भाई साहब अपॉइंट कर दो, क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे। दूसरे केस में क्या बोलेंगे, मेंबर्स करेंगे। तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे या मेंबर्स करेंगे। इस वाले केस में जन्म लेती है सीएजी, साक्षात आ जाती है कि सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बारी आएगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाएंगे तो फिर मेंबर्स करेंगे। तो इसका मतलब इसमें बस पहली अथॉरिटी आगे आई है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहता है 139 सबसेक्शन 6 देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहती है, पहला मौका दिया गया किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। भाई साहब तुमने कंपनी बना ली तो क्या कंपनी बनाने के बाद ऑडिटर रखना जरूरी है, आंसर इज यस। तो कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। कब से, जब से कंपनी रजिस्टर हुई है। काम कब तक करेगा वो, जब तक तुम्हारी एजीएम नहीं आ जाती। जब फर्स्ट एजीएम आएगी आपकी उस समय पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, तब तक आप अपना कोई फर्स्ट ऑडिटर बना के रख लीजिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर गए तो बारी किसकी आएगी, तो पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, मेंबर्स को, कि हम नहीं कर पाए, हमारे हमसे ना हो पाएगा तो तुम कर लो, अगर तुमसे हो पाएगा तो दे शेल इन्फॉर्म मेंबर्स, मेंबर शेल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। आपको क्या लिखना है, फ्रॉम वर्ड नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, विद इन 90 डेज। कहां पर करेंगे भाई साहब, एजीएम तो अभी हुई नहीं है तो फिर कहां पर करें, तो ईजीएम बुलानी पड़ेगी। लेकिन जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था
एनी जनरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन टू एजीएम्स इज कॉल्ड ईजीएम। अब आप कह रहे हो कि फर्स्ट एजीएम तो हुई नहीं है और इससे पहले तुम ईजीएम बुला लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई साहब उससे पहले है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो इसे ईजीएम ही बोलेंगे। कब तक होल्ड करेगा ये ऑफिस? बस फर्स्ट एजी तब तक है, फर्स्ट एजीएम में तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसकी। आई होप पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पर मैंने चार्ट के लिए छोड़ रखा है, आपने बना भी रखा होगा इसको। सुंदर सा चार्ट बनेगा इसमें कि एक नंबर लाइन बनेगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या लिखा होगा आपने? यहाँ पर आपने लिखा होगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज कहां से? रजिस्ट्रेशन से। कौन करेगा? बीओडी। फिर आप लिखोगे कौन सा? 90 डेज। कहां से लिखना है ये बताना नहीं है आपको, रजिस्ट्रेशन से है वैसे तो, लेकिन बताना नहीं है आपको। कौन करेगा? ईजीएम में करेंगे। कौन करेंगे? मेंबर्स करेंगे। बस बात खत्म। ये इतना सा चार्ट था इसका। किसका? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय कौन? बाय कौन? बाय या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे या मेंबर्स करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। अच्छा, अगर ये बात गवर्नमेंट कंपनी की हो तो क्या करेंगे? तो भाई साहब 3 लोग आ गए। कौन कौन से? कैग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स। गवर्नमेंट के लोगों को पहले स्टार्टिंग में 30 दिन दोगे या 60 दिन दोगे? तो उन्होंने कितने दिन दिए? 60 दिन दिए, कि रजिस्ट्रेशन से 60 दिन। ऊपर वाले केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन मिले थे? ऊपर वाले केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिले थे सिर्फ 30 दिन, लेकिन कहां से? रजिस्ट्रेशन से। अब क्या होगा इसकी नंबर लाइन, जरा ध्यान से देखिए। अब इसकी नंबर लाइन क्या होगी? रजिस्ट्रेशन हो गया, पहला मौका किसको देना पड़ेगा? कैग को। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है 60 डेज। तो यहां पर हमने लिख दिया विद इन 60 डेज। अब अगला टाइम लिमिट दिया गया 30 डेज। तो 30 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? तो 30 डेज यहीं से स्टार्ट होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा इसके कितने दिन के अंदर अंदर? इसके 30 दिन के अंदर अंदर। कहां से? जब कौन फेल हो गया? जब सीएजी फेल हो गया। 30 डेज के अंदर अंदर यहां से देखा जाएगा। ये पावर किसको मिलेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलेगी। अच्छा, अगर तुमसे भी ना हो पाएगा तो तुम क्या करोगे? ये ध्यान रखना, कैग इन्फॉर्म नहीं करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, खुद जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फेल हो जाते हैं तो क्या वो मेंबर को इन्फॉर्म करते हैं? आंसर इज यस। और फिर मेंबर के लिए कितना समय रखा गया? मेंबर्स के लिए 60 दिन का समय रखा गया। लॉ इस बात को लेकर चुप है कि ये कहां से काउंट होंगे, तो हम भी चुप ही रहेंगे। ईजीएम वर्ड लिखेंगे और मेंबर्स लिख देंगे, बात खत्म। ये रहा आपका इसका दूसरा नंबर लाइन। ये देखिए कितने दिन? 60 दिन। कहां से? रजिस्ट्रेशन से। फिर अगले 30 दिन कहां से? रजिस्ट्रेशन से नहीं, अब जब से 60 डेज एक्सपायर हो जाएंगे फिर उसके बाद 60 डेज कहां से काउंट होंगे ये बताया नहीं है, लेकिन ईजीएम में इतना बता दिया। होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ये 2 चार्ट आपने ऑलरेडी बना रखे होंगे, ये चार्ट पढ़ के चले जाइए, एग्जाम में याद आ जाएगा, कीवर्ड्स आपको याद आ जाएंगे। शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बात हो गई खत्म। ये किसकी बात की हमने? पहले पहले ऑडिटर की। 139(6) मतलब किसका? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। 7 किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑडिटर की। अब आया एक नॉर्मल ऑडिटर, और नॉर्मल ऑडिटर किसका? एक नॉर्मल कंपनी का नॉर्मल ऑडिटर। कैसे अपॉइंट होगा? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा। अभी तक जिस ऑडिटर की हमने बात की थी वो कैसा ऑडिटर था? वो पहला पहला ऑडिटर था जिसका ऑफिस कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब किसकी बात की जा रही है? अब जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। जो भी उसका टेन्योर होगा देखेंगे, इंडिविजुअल होगा तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फर्म होती है तो 2 कंसेक्यूटिव 5 वाले पॉइंट होते हैं इसमें। कूलिंग ऑफ पीरियड वाला जो पॉइंट है, टेन्योर है इसका कंक्लूजन टू द कंक्लूजन ऑफ 6 मतलब 5 साल वाला पॉइंट रहेगा। मैंने प्रोसीजर यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद 139 को जंप करा के हम ले जाएंगे, और किस पे ले जाएंगे? 139(2) पे। कहां चला गया हमारा 139(2)? गवर्नमेंट कंपनी, एक सेकेंड, 139(5) सब्सीक्वेंट ऑडिटर किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। तो यहां पर ये बोला गया कि भाई साहब सब्सीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी केस में पावर है किसके पास? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो कैसे समझाऊं आपको? तो उन्होंने कहा भाई साहब आप निकाल लीजिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो आधे साल के अंदर आप हर साल के किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, आधा साल मतलब कितना? 180 डेज के अंदर कैग अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर। इसका मतलब यहाँ पर जो एजीएम वाला प्रोविजन है वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में लगेगा। तो ये हो गए हमारे प्रोविजन खत्म। कहां से? देखिए पहले वाले पेज पे आ जाइए। ये रहा हमारा पहला। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कैसे करेंगे भाई साहब? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे करेंगे? आप बोलोगे फर्स्ट एजीएम में करोगे। कब तक काम करेगा वो? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक काम करेगा वो। बस यहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने बताया क्योंकि तुम नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, पहला मौका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। कितने दिन का? 30 दिन का। फिर मेंबर्स कर देंगे अगर तुमसे ना हो पाएगा तो ईजीएम में, और वही 60 दिन कहां से काउंट होंगे ये उन्होंने बताया नहीं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर तुम ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? सीएजी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर मेंबर्स। ये टाइम लिमिट क्या है? 60-30-60। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है अगर गवर्नमेंट कंपनी केस में, तो आप बताओगे 180 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग।
वो जब मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाए उसके आधे मतलब साल के बीच में आप इसे जो है अपॉइंट कर लेंगे। फिर आया पॉइंट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैंने स्टडी मटेरियल में इसको खोल लिया है। जब भी क्वालिफिकेशन की बारी आएगी तो आपको सिर्फ 3 वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्या? एक पर्सन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949। दूसरा, वो फॉर्म भी हो सकती है जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। क्या एलएलबी भी हो सकती है? आंसर इज यस। डिस्क्वालिफिकेशन में बॉडी कॉर्पोरेट है एक्सेप्ट एलएलपी, इसका मतलब एलएलपी बन सकती है तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 के हिसाब से है। दूसरा, फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसमें मेजोरिटी ऑफ पार्टनर जो है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया और मेजोरिटी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और थर्ड, एक एलएलपी भी हो सकता है। और साइनिंग अथॉरिटी वाले जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होने चाहिए जो ऑथराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये 3 पॉइंट्स है क्वालिफिकेशन के, सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 एंड 2। कहां पर डिस्क्वालिफिकेशन कहां पर है? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। क्या ये सेक्शन याद करने? आंसर इज यस। बिना सेक्शन के लिखोगे भाई सब लिखते रहना, गधा मजदूरी काटेगा धड़ाके से नंबर। देखो क्या होगा। सबसे पहले बाहर निकाल दो किसको? बॉडी को। कंपनी को नहीं बनने देंगे भाई साहब, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसे कहां से बनने दे? तो क्या एलएलपी को बनने दिया जा सकता है? यस, इसकी एक्सेप्शन है और क्वालिफिकेशन में लिख दिया उन्होंने बोला क्या कंपनी का जो ऑफिसर और एम्प्लॉय है क्या उसको बना दे? नहीं नहीं भाई साहब, बिल्ली को कैसे बना सकते हो आप? बिल्ली जो है दूध की रखवाली नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब आपका कोई पर्सन पार्टनर है, किसी भी पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में है या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी में है। सारे एग्जांपल्स आपने किए हुए हैं, एग्जांपल एक भी एग्जांपल आप छोड़ के नहीं जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सारे डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर को, मतलब स्टडी मटेरियल से एक एक वर्ड एक एक एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। 4 पॉइंट, पर्सन जो है हु और इज रिलेटिव और पार्टनर क्या करते हैं? तो यहां पर पहले बात आई सिक्योरिटी की, कि या तो तुम या तुम्हारे जो लोग हैं वो क्या नहीं होल्ड करने चाहिए? सिक्योरिटी। फिर इसकी क्या बनाई गई? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या लिखा गया? एक्सेप्शन में लिखा गया कि जो तुम हो, तुम मतलब जो ऑडिटर जो अपॉइंट होना चाहते हो भाई साहब 1 रुपए की भी मत ले लेना, लेकिन अगर तुम्हारे रिलेटिव लेना चाहें तो 1 लाख तक की ले सकते हैं, अप टू 1 लाख तक की फेस वैल्यू ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू टू बी इग्नोर्ड, ध्यान रखना इसमें बस इतनी बात लिखी गई और कुछ नहीं लिखी। किसके लिए एक्सेप्शन बनाई गई? रिलेटिव के लिए। हमने अच्छे से लिखा भी हुआ है और समझा भी हुआ है। एग्जांपल्स एक एक करेंगे, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से, सारे एग्जांपल्स करेंगे। फिर आया अगर तुम सिक्योरिटी तो होल्ड कर सकते हैं, क्या आप कंपनी के इंडेप्टेड मतलब उधार बे हो सकता है? मतलब कंपनी ने तुम्हें पैसे दे रखे हैं भाई साहब, कंपनी तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी, कंपनी के खिलाफ बोलोगे क्या? नहीं। तो अगर तुमने 5 यानी कि इसको भी बोलते हैं अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक कर सकते हो डेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कौन? वेयर द कंपनी और इज सब्सिडियरी और होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख से ज्यादा तक का लोन नहीं होना चाहिए, और तुमने गारंटी नहीं दी होना चाहिए। इन एक्सेस ऑफ 1 लाख का मतलब ये सारी अमाउंट जो है 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख तक, मतलब 1 लाख तक भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर किसी पर्सन के साथ तुम ट्रांजेक्शन करते हो और वो कैसी ट्रांजेक्शन है? कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, कैसे प्राइस पे है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, पर्सन हु रिलेटिव और इज ए डायरेक्टर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इज ए डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन। मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव जो है या तो डायरेक्टर मतलब टॉप लेवल की पोस्ट पे, डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन, इन सारी चीजों पे है, मैनेजर लेवल के भी पर्सन पे है, तो आपको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा, मतलब नहीं बनने दिया जाएगा। इसका शायद एक क्वेश्चन भी है जिसमें बोला गया है स्टोर कीपर वाला क्वेश्चन। स्टोर कीपर है तो क्या स्टोर कीपर को की मैनेजरल पर्सन या डायरेक्टर के बेस पे लाया जाएगा? नहीं, तो वो स्टिल एलिजिबल रहेगा अगर उसका रिलेटिव ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है तो। दूसरा, अ पर्सन जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, क्या कर रहा है? मतलब वो जो सीलिंग लिमिट है आपके 20 ऑडिटर्स की उससे ज्यादा ले रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर आगे हम फैक्ट्स ऑफ द केस में और बात खत्म किए, कितने नंबर यहाँ पर काउंट किए जा सकते हैं मैंने आपको बता रखा है। पार्टनर्स के इंडिविजुअल देखे जाते हैं, फॉर्म का एग्रीगेट नहीं, पार्टनर्स के इंडिविजुअल देखे जाएंगे, ये मैंने एग्जांपल आपको कराया हुआ है। 8 पॉइंट, कोर्ट ने कन्विक्ट कर रखा है 10 साल। 10 साल कहां से काउंट होते? 10 साल जब से सजा सुनाई गई है तब से, ना कि वो जेल से बाहर आया और फिर से 10 साल। भाई साहब पागल कर दोगे क्या तुम? पहले 10 साल मान लीजिए 2 साल जेल रह के आया, अब 10 साल के लिए तुम पागल, तो काम कब करेगा? तो जब से तुम्हें सजा सुनाई गई है, मान लीजिए 8 साल की सजा थी तो मतलब 8 साल आप काट के आ गए हो, अब आपको 2 साल और ऐड कर देने हैं, उसके बाद वाला जो प्रोविजन है वो इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। और तुम कोई सर्विसेज नहीं दोगे, जो सर्विसेज हमने नीचे बताई गई है सेक्शन 147 में। सेक्शन 147 की पहले सर्विसेज ही देख लेते हैं, बाकी काम बाद में ही करेंगे। ये आ गए हम सेक्शन 147 की सर्विसेज। कैसी सर्विसेज हैं? आप ये वाली सर्विसेज नहीं दे सकते। अकाउंटिंग बुक कीपिंग, मतलब तुम अकाउंट्स बनाओगे खुद ही चेक करोगे तो कहाँ निकालोगे? इंटरनल ऑडिट मतलब नहीं कर सकते तो फिर चेक कैसे करो? डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है आगे। एक्चुअली सर्विसेज मतलब तुम आगे बताओगे नहीं उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं बनोगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं दोगे,
आउटसोर्सिंग की सर्विसेज नहीं दोगे, आप उसको मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं दोगे, एनी अदर काइंड जो वो प्रेस्क्राइब कर दे, बस बात खत्म। मोटी मोटी डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये फ्रेमिंग आप नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम आ गए अपनी लिस्ट पे, हमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में अगर देख सकते हो, पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन देख सकते हो तो इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। तो ये हो गया ऑडिटर वाला पॉइंट, फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्या बचा, प्रोहिबिटेड सर्विसेज 144 है, सॉरी 144, तो ये भी कर लिया हमने। 147 में क्या है, कंट्रावेंशन के प्रोविजन, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कंट्रावेंशन के प्रोविजन मैंने पूरी कहानी आपको समझाई हुई है, अमाउंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है, 1 करोड़ तक है, फ्रॉड को कैसे बताएं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट कहाँ लिए चलता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट लिए चलता हूँ क्वेश्चंस पे, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। हालांकि बहुत जल्दी कर लिया है, लेकिन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है स्टडी मेट का एक एक पॉइंट, तो आप इसको वहां से पढ़ेंगे। तो हम आ गए सीधा क्वेश्चंस पे, एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। State the procedure to be followed. Explain the relevant provision of Companies Act. Appointment of first auditor by board of directors did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of the company. तो appointment of first auditor कौन सी कंपनी है बताया नहीं है, तो अब दोनों कंपनी का बताएंगे, गवर्नमेंट कंपनी का भी बताएंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी बताएंगे, जब कंपनी स्पेसिफाइड ना हो तो। रिमूवल ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड एट लास्ट एजेंट, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कैजुअल वैकेंसी के अंदर आता है, कौन लोग फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई तो कौन अथॉरिटी है जो इसको फिल कर सकते हैं, कितने टाइम लिमिट में, और शेल डीम टू हैव वेकेटेड इस ऑफिस, आपको पता है अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ एएमसी लिमिटेड वाज हेल्ड बाय कंपनी। 1/4 का मतलब क्या है, 25%। क्या 25% की अगर कोई कंपनी शेयर एक्वायर कर ले गवर्नमेंट, तो क्या उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? आंसर इज नो। इसका मतलब ये कैसी कंपनी है, इसका मतलब अभी भी ये कैसी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ये। आगे, Mr. Neeraj, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company at the annual general meeting held on 30th by ordinary resolution. Mr. Sanjay, a shareholder of the company, objects the manner of appointment of Mr. Neeraj on the ground of violation of Companies Act. Decide whether the objection of Sanjay is tenable. भाई साहब क्यों क्यों दिक्कत में ला रहे हो? Also examine the consequences. अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, consequences मतलब क्या जुमला है ये? जुमला का मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर कंसिक्वेंसेस पूछे तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई होगी। भाई साहब ये कौन सी कंपनी है, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या कहीं पर लिखा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? आंसर इज नो, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो जो भी चीजें हम लग रहा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, एज पर प्रोविजन है, जब से डेट ली गई है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हेंस द मिस्टर संजय की जो कंटेंशन है वो टेनेबल नहीं है, बात खत्म। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। EF लिमिटेड अपॉइंटेड एज एन इंडिविजुअल फॉर्म नरेशन। EF लिमिटेड अपॉइंटेड कर रहे हैं कंपनी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 30 सितंबर। मिस्टर कमला, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश, मतलब रिलेटिव है, इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर बस धर्म संकट में पड़ जाएगा कि मुझे पता तो है, बस किसी तरह याद आ जाए कि 1 लाख था, एग्जैक्ट पे क्या कर दो, मतलब बाउंड्री लाइन पे जाके छोड़ दिया है तुम्हें। तो ध्यान रखना 1 लाख से ज्यादा पे डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती है, 1 लाख पे नहीं। सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। क्या मैं सारी डिस्क्वालिफिकेशन बता के आऊं फिर वाला ये पॉइंट बने, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। आप सिर्फ कौन से वाला, वो उसके रिलेटिव क्या कर सकते हैं, इंडेप्टेड वाली सारी प्रोविजंस बता दीजिए। अगर ये 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट लिखिए, अगर ये 4 मार्क्स है तो पहले आपको सारे बताने पड़ेंगे, वो और उसके रिलेटिव वाले क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन बस वो वाला पॉइंट, सारे नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया इसका, आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट जो है shall be deemed to have vacated his post, hence narration company can continue। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 3 में अराइज होती है, then such auditor shall deem to have vacated his office, but in this case since any disqualification is not attracted तो shall not be deemed to have vacated his places, और वो कंटिन्यू कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A government company within the meaning of 394 of the Companies Act 2030, वो how the auditor will be appointed in the following case। ऑडिटर बोला गया है तो समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट करूं ये सबसीक्वेंट करूं, तो आपकी मर्जी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सबसीक्वेंट लिख दो। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट भी लिखो सबसीक्वेंट भी लिखो, बात खत्म। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी whose shareholder includes XYZ कंपनी होल्डिंग 80% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो क्या करें, इसका नॉर्मल है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कैसे करेंगे आपको बताना पड़ेगा, फर्स्ट भी और लास्ट भी। क्वेश्चन देख लेना टोटल कितने मार्क्स का है, बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये आया क्वेश्चन किसका, कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, स्टार लगा लीजिए जितने मर्जी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अराइज कराते हैं। देखिए, मिस्टर आयुष चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड इन एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड इन सितंबर 2018। अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट, उसने वो असाइनमेंट ले लिया है।
Subsequently, January 2019, he has joined Mr. B, a partner in consultancy. Mr. B also a working partner. इसका मतलब बाद में जाके तुम क्या कर गए, बाद में जाके तुमने 141 subsection 3 को अट्रैक्ट कर लिया है, and now Mr. Ayush shall have deemed to be vacated his place, या ऑफिस उसको वेकेट कर देना पड़ेगा और उस वैकेंसी को वो फिल कर लेंगे. नेक्स्ट, Mr. Abhi, a practicing chartered accountant, is holding securities of लिमिटेड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 1000. आप 1 लाख तक की कर सकते हैं, ध्यान रखना 1 लाख तक की कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं. अगर आप ऑडिटर हैं तो भाई साहब आप नहीं कर सकते, आपके रिलेटिव कर सकते हैं, आप तो 1 रुपए की भी नहीं कर सकते. तो ये वही केस है. तो क्या ये डिस्क्वालिफाइड है? आंसर इज यस, 141 सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्क्वालिफाइड है. डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप इसकी एक्सप्लेनेशन और वो प्रोविजंस लिखेंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. देखते ही आंसू आगे, पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, देख लीजिए. मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मिस्टर आकाश हु इज रिलेटिव ऑफ मिस्टर प्रकाश, रिलेटिव बता दिया है उसने. होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ बीसी लिमिटेड हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 70,000. आज जाके जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 1,10,000 है. ये क्या है? ये जुमला है. जुमला क्या कहता है कि भाई साहब फेस वैल्यू देखनी है आपको, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है. प्रोविजन बताते समय मैंने आपको बता दिया था. इसका मतलब 141 सब सेक्शन 3 कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं हुई है एंड कि वो कंटिन्यू कर सकता है अपना ऑफिस, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं. मिस्टर रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडेप्टेड टू एमएन लिमिटेड फॉर ₹6 लाख. क्या ये 5 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस. तो क्या 141 सबसेक्शन 3 अट्रैक्ट हो गया है? आंसर इज यस. अट्रैक्ट नहीं हुआ है या हो गया? हो गया है. मतलब अब वो डिस्क्वालिफाइड है, कैन नॉट कंटिन्यू. मतलब डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस. डीम टू हैव, ये सारे आंसर्स आपने लिखे हुए हैं तो रिवीजन पर्पस के लिए, वेकेटेड हिज ऑफिस. ये कॉपी में सारे आंसर्स आपको लिखवाए गए हैं तो आपको पता होगा क्या लिखना है. नेक्स्ट, मिसेस केवेजी स्पाउस ऑफ मिस्टर कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द स्टोर कीपर. ये मैंने बताया था स्टोर कीपर का क्वेश्चन आया गया है. आप इसे बोलेंगे नॉट अ की मैनेजरियल पर्सन, नॉट अ की मैनेजरियल पर्सन. इसका मतलब 141 सब सेक्शन 3 नॉट अट्रैक्टेड एंड कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस. नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 7. Board of Directors of A Limited requested statutory auditor to accept the assignment of designing and implementation. Section number 144. डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रोहिबिटेड सर्विसेज में आती है? आंसर इज यस. अगर आपने ऐसा असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है ऑडिटर बनने के बाद, प्रोहिबिटेड सर्विसेज के अंदर ये कवर्ड होती है और शेल डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा. और ये इसके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको स्टडी मटेरियल से इन डेप्थ रिवीजन करना है. ऑडिट एंड ऑडिटर्स का ऑफेंस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा वाला वो सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए. उसको एक बार रिवाइज करेंगे और एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपने लिखे हुए वो बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. यहाँ पर आपको ऑडिट एंड ऑडिटर कंपनीज एक्ट के जितने प्रोविजन थे वो आपको खत्म हो चुके हैं. जो सिलेक्टेड चैप्टर्स थे जो हमें रिवाइज करने हैं, बाकी अदर एक्ट्स देखेंगे.